इंडियन फिजियोग्राफी पढ़ने की कोशिश की थी। इसमें जितने भी फिजियोग्राफी के पार्ट हैं जैसे कि माउंटेन हिल्स, इसके अलावा प्लेन्स, फिर प्लेट्यूज, फिर रिवर सिस्टम जैसे कि ड्रेनेज सिस्टम एंड ऑल दीज थिंग्स, हमने सब कुछ बहुत ही डिटेल से पढ़ लिया है। पूरे ऑल ओवर इंडिया के मैप में कहीं पर भी कुछ भी चीज़ें लोकेट करने की बात आएगी तो डेफिनेटली आप इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हो कि कुछ भी लोकेट कर सकते हो। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि न्यूज़ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें को, बहुत छोटी चीज़ें होती हैं जो कि एट रैंडम इस टाइम पढ़ाने में उतनी इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन इन द फ्यूचर, इन द कमिंग डेज आपको ऐसा लगे कि वो न्यूज़ में है तो उसको भी ज्योग्राफी के अंदर में मैप में लोकेट करना इंपॉर्टेंट है। तो आप डेफिनेटली उसको भी इंक्लूड कर लेना, अपने इस नोट्स को अपडेट करते रहना। ठीक है, तो अभी फिलहाल इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जिसके बेसिस पर हमने बात किया है। आज का चैप्टर जो है लेक्चर 38, इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं मॉनसून को, इंडियन मॉनसून। एक्चुअल में इंडियन मॉनसून को हमने ऑलरेडी 2 से 3 बार डिस्कस कर लिया था, लेकिन स्पेसिफिकली इंडियन मॉनसून को हमने अलग से डिस्कस नहीं किया कभी भी, क्योंकि हर बार यही होता था कि अभी ऊपर ऊपर से पढ़ लो या फिर अभी एक रफ इन्फॉर्मेशन ले लो इंडियन मॉनसून की। जब हम आएगा इंडियन मॉनसून तो कि इंडिया तुरंत ही अब बारिश स्टार्ट हो गई है, वेदर कंडीशंस चेंज हो गए। तो इन सब के मुद्दों पे क्या होगा कि ये जो ऑन सेटिंग होती है ना मॉनसून की, वो हमेशा साउथ वेस्ट डायरेक्शन से होती है। मतलब कि अगर हम एक रफ आइडिया लें कि ये हमारा इंडिया है और ये इसका डायरेक्शन जो है यहाँ पर ये साउथ वेस्ट होगा, यहाँ वाला, यहीं पर आपको पता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका वगैरह है, यहाँ पर मेडागास्कर है, तो इसके जस्ट इधर साइड में, मतलब इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में ऐसा साउथ वेस्ट मॉनसून आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, और जब वापस जाता है तो ये नॉर्थ ईस्ट हो जाता है। ठीक, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून हमेशा रिट्रीटिंग मॉनसून होता है और साउथ वेस्ट मॉनसून जो है वो हमेशा ऑन सेटिंग ऑफ द मॉनसून या फिर बर्स्ट ऑफ मॉनसून कहलाता है। इतनी बात पता चल गई, बेसिक इन्फॉर्मेशन थी बिल्कुल। इसके बाद देखो, जो साउथ वेस्ट मॉनसून है वो हमेशा इसलिए बनता है क्योंकि जो हमारा तिब्बतन प्लेटू है ना, वहां पर एक लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है, और ये लो प्रेशर सिस्टम गर्मियों के टाइम पे डेवलप होता है। आप बोल सकते हो कि जून मंथ से आप, मतलब स्टार्ट तो देखो मार्च अप्रैल से ही होता है, क्योंकि हीटिंग जो है वो तो मार्च अप्रैल में इन सब में भी काफी गर्मी पड़ने लगती है, लेकिन उस पूरे तिब्बतन प्लेटू को हीट होने में थोड़ा टाइम लगता है ना, तो इसीलिए क्या होता है कि वो लगभग जून के मंथ में स्टार्ट होता है। तो फिर वहां से साउथ वेस्ट मॉनसून ट्रैवल करता है। कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूं, बस आपको ये बताना चाहिए कि जो बेसिक कॉज है, सबसे मेन कॉज इंडियन मॉनसून का क्या है। सबसे मेन कॉज है कि तिब्बत प्लेटू पे लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है। दूसरा, जब भी नॉर्थ ईस्ट मॉनसून आता है, मतलब रिट्रीटिंग मॉनसून आता है, तो ये एसोसिएटेड होता है तिब्बतन और साइबेरियन प्लेटूज पे हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पर हाई प्रेशर सेल्स डेवलप हो जाते हैं, वहीं जहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होते हैं, तो इसी वजह से पैटर्न जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। साउथ वेस्ट मॉनसून जो है वो इंडिया के सभी जगहों पर खूब सारी बारिश लेके आता है। अब ये जो साउथ वेस्ट मॉनसून है, एक्चुअल में अगर हम एक छोटा सा मैप में इसको देखना चाहेंगे तो एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। यहाँ से अगर इस चीज को आप देखो तो क्या होगा कि यहाँ से साउथ वेस्ट मॉनसून आएगा तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक तो इस डायरेक्शन में चला जाएगा और दूसरा जो है इंडियन ओशन में ना जाके ये बे ऑफ बंगाल के साइड में जाएगा। तो यहाँ से भी बहुत सारी बारिश होती है। अगर कोई आपसे कंपेयर करने के लिए बोलता है कि इन दोनों में ज्यादा बारिश कौन कराता है, तो ज्यादा बारिश हमेशा बे ऑफ बंगाल वाला पार्ट कराता है। क्यों ऐसा होता है उसके पीछे भी रीजन हमको देख लेंगे फिर जब, और ये रहा हमारा टिबेटन प्लेटू, यहीं से लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है, तब जाके ये हमारा ऑन सेटिंग ऑफ मॉनसून स्टार्ट होता है। ठीक है, इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन आगे अभी और भी डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लो। चलो ठीक है, इसके बाद देखो इंडियन मॉनसून जो है ना वो केवल इंडिया को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि आसपास के जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं, लाइक आपका इंडोनेशिया, बांग्लादेश, म्यांमार, बांग्लादेश, ऐसे, और इसके अलावा जो रिट्रीटिंग मॉनसून होता है वो उसका इफेक्ट आपको चाइना, जापान, इन सब पे भी थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं आज इस पूरे चैप्टर में, एक तो इंडियन मॉनसून की क्या रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं साउथ वेस्ट मॉनसून के फॉर्मेशन के लिए, फिर साउथ वेस्ट मॉनसून का जो ऑनसेट होता है, ये ऑनसेट आखिरकार इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स लगे हुए हैं, इसके अलावा साउथ वेस्ट मॉनसून की इंटेंसिटी किन किन बातों पे इन्फ्लुएंस होती है, दूसरा जो हमारा जस्ट रिट्रीटिंग मॉनसून है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है और उसके लिए कौन कौन से फेवरेबल कंडीशंस हैं। तो छोटे छोटे टॉपिक्स को अगर हम वापस से समराइज करें कि फैक्टर्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है, तो दो फैक्टर्स हैं। एक तो तिब्बतन प्लेटू पे इंटेंस हीटिंग होती है जिसकी वजह से यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है, ये बात हमने कर ली ऑलरेडी। दूसरी बात ये हमने कही कि यहाँ पर क्या होता है कि साउथ इंडियन ओशन मतलब ये मेडागास्कर के पास वाला रीजन है। मेडागास्कर के ईस्ट साइड में देखो या फिर इसके नॉर्थ ईस्ट साइड में थोड़ा सा आप जाओगे तो वहाँ पर एक हाई प्रेशर सेल डेवलप होता है। ठीक है, और ये परमानेंट हाई प्रेशर सेल जो भी साउथ इंडियन ओशन में डेवलप हो रहा है, एक्चुअली क्या है कि मेडागास्कर वाला जो रीजन है वो साउथ इंडियन ओशन कहलाएगा। तो वहाँ पर जो भी चीजें डेवलप हो रही है वहाँ के हाई प्रेशर के बनने से और तिब्बतन प्लेटू के लो प्रेशर के बनने से, ये दो कंडीशन है जो कि मॉनसून के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनके अलावा और भी साइडिंग फैक्टर्स हैं जिनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा कि क्या साउथ वेस्ट मॉनसून में चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं, तो देखो ऊपर के दो पॉइंट्स थे ही, ये साइड वाले पॉइंट्स जो है वो कौन कौन से हैं। एक तो हमारा है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम आपको याद होगा कि हमने कुछ परमानेंट विंड सिस्टम पढ़ा था। ठीक है, तो परमानेंट विंड सिस्टम में जो हम अपर ट्रोपोस्फेरिक लेवल वाली विंड सिस्टम को पढ़ते थे तो उसमें हम लोगों ने कुछ जेट स्ट्रीम्स पढ़े थे। ऐसे हमने 4 परमानेंट जेट स्ट्रीम्स पढ़े थे। दो तो पोलर नेचर के थे, मतलब पोलर साइड में थे, ऊपर और नीचे, मतलब नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में, और दो थे अपने इस 30-35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 30-35 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के आसपास में हम लोग को सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम मिलता था। तो इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे पास वाला अपना कौन सा आएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। तो इसका भी एक अच्छा खासा रोल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। दूसरा एक आता है इसी की वजह से एक और लोकल जेट स्ट्रीम बनता है। इस लोकल जेट स्ट्रीम में हमने कुछ पढ़े थे ना, जैसे कि माउंटेन और वैलीज वाला हमने पढ़ा था। ठीक, एक हमने यही पढ़ा था ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, एक हमने पढ़ा था सोमाली करंट। तो ये सारी चीजें पढ़ी थी ना, तो वही उसी में से एक है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, और इसी में आप ऐड कर सकते हो सोमाली करंट को भी। और एक आता है ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसको क्या हमने कैसे पढ़ा था कि देखो क्या होता है कि जो लोकल ट्रेड विंड्स होते हैं, ट्रेड विंड्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा था कि मानो अगर ये हमारा अर्थ है और ये हमारा इक्वेटर है, तो जो ट्रॉपिकल रीजन में जमीन पे बहने वाले, जमीन मतलब अपने लैंड और ओशन सरफेस पे बहने वाले जो भी विंड पैटर्न्स होते हैं वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट साइड से आते हैं, जिनको हम लोग ईस्टर्लीज भी बुलाया करते थे। तो उनका डायरेक्शन कुछ कुछ ऐसे होता है। ठीक, वो टिल्ट होंगे क्योंकि कोरियोलिस फोर्स लग गया राइट हैंड साइड में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में अगर हम देखेंगे तो यही चीज अपने लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये जो दोनों विंड की मीटिंग पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन को हम लोग इक्वेटर से भी या फिर हम इसको क्या बोलते थे, थर्मल इक्वेटर। ठीक,
थर्मल इक्वेटर के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ITCZ जो है ना, ये वैरी करता रहता है। यूजुअली तो हम हमेशा देखेंगे कि ये जो कन्वर्जेंस है ये 0 डिग्री पर होना चाहिए, मतलब नॉर्मली इक्वेटर पर ही होना चाहिए। लेकिन ये पैटर्न जो है ना, ये वैरी करता है कि सन का पोजीशन जो है वो कब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आ जा रहा है और कब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर आ जा रहा है। तो इसीलिए ITCZ सन के मोशन के रेस्पेक्ट में ऊपर और नीचे वो भी मूव करता है। तो ये जो कन्वर्जिंग जोन है जो कि अभी 0 डिग्री के पास दिख रहा है, वो हो सकता है कभी 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के पास दिखे, कभी 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के पास दिखे। तो सदर्न विंड जो है कभी कभी ऐसा सीन भी बन सकता है कि मानो ये अपना है और अगर ये डॉटेड लाइन में मैं इक्वेटर शो कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इस टाइम ITCZ की बात करें तो ये है हमारा ITCZ मानो, ठीक है, ये रहा ITCZ। अब इसमें अगर हम नॉर्मली विंड्स के बारे में बात करेंगे ना, तो यहाँ से हमारा ईस्टर्लीज बहेगा एक, और अब देखो प्रॉब्लम क्या होगी। अब होगा यूं कि नॉर्मली तो ये ऐसे ट्रैवल करता था, लेकिन अब जैसे ही इक्वेटर को क्रॉस करेगा तो इसका डायरेक्शन रिवर्स होगा कि नहीं, मतलब चेंज हो जाएगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि कोरियोलिस फोर्स तो फिर इक्वेटर के उधर साइड में, तो नदर्न हेमिस्फीयर में अपने राइट हैंड साइड लगता है, तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब ऐसे कुछ हो जाता है। तो ऐसा वाला स्ट्रक्चर बनता है कुछ कुछ ITCZ के शिफ्ट होने से। तो आप एक रफ स्केल में ये भी समझते रहो। साथ ही साथ हमने एक चीज पढ़ा कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि साउथ वेस्ट मानसून की इंटेंसिटी को अफेक्ट करेंगे। तो इंटेंसिटी कैसे वैरी करेगा, उसके लिए एक तो हमारा लो प्रेशर सिस्टम कितना पावरफुल है, कितना स्ट्रेंथ है उसके पास। सिमिलरली हमारा जो सदर्न इंडियन ओशन है वहां पर हाई प्रेशर सिस्टम का कितना स्ट्रेंथ है। दूसरा हमने पढ़ा सोमाली जेट, जिसको हम लोग फाइन लेटर जेट भी बोलते हैं, सोमाली करंट इसी के साथ साथ फाइन लेटर करंट के नाम से होगा। एक इंडियन ओशन ब्रांच का जो वॉकर सेल है ना, एक उसको पढ़ते हैं। वॉकर सेल हमने एल नीनो और ला नीना वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, आपको शायद याद होगा। जो ऊपर एटमॉस्फेरिक सिस्टम में इधर वाला पेरू वाला रीजन था और इधर ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया वाला रीजन था। तो जो भी एक विंड सिस्टम ट्रैवल करता था, कहीं पर लो प्रेशर कहीं पर हाई प्रेशर, और उसके हिसाब से जो एक साइकिल डेवलप होता था, उसका नाम हमने क्या दिया था, वॉकर सेल। याद होगा आप लोग को, जहां तक मुझे पता चल रहा है। तो वॉकर सेल, तो उसका जो इंडियन ओशन साइड का ब्रांच होगा, मतलब इसी तरीके से एक इधर भी बहता है, मतलब यहाँ पर अफ्रीका वाला रीजन होगा और यहाँ पर अपना इंडिया होगा, तो यहाँ पर भी एक साइकिल चलती है एटमॉस्फेरिक साइकिल। तो वॉकर सेल का जो इंडियन ओशन वाला ब्रांच है उसकी वजह से, और प्लस इंडियन ओशन डायपोल, ये सारी चीजें जो भी हैं अभी पिछले चैप्टर्स में आपको नहीं समझ में आएंगे, तो आज ये सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर नॉर्थ ईस्ट मानसून फॉर्मेशन, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट मानसून फॉर्मेशन के लिए, मतलब जो भी रिट्रीटिंग मानसून है उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पांसिबल हैं। तो इसमें एक तो आता है कि जो तिब्बत प्लेट्यू था और हमारा जो साइबेरिया, मतलब रशिया वाले पास में जो एक प्लेट्यू है साइबेरियन प्लेट्यू, वहां पर हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है। और जस्ट उसका ऑपोजिट कि जो भी हमारा एक हाई प्रेशर सेल सब्सिक्वेंट यहाँ पर मतलब सदर्न इंडियन ओशन में बन रहा था, वो वीक हो जाता है। जो पहले हाई प्रेशर सेल यहाँ बन रहा था ना सदर्न इंडियन ओशन में, उसका वीक होना और तिब्बत प्लेट्यू और साइबेरियन प्लेट्यू पे हाई प्रेशर का बनना, ये नॉर्थ ईस्ट मानसून की तरफ इशारा करता है। और साथ ही साथ आप ये भी देखोगे कि जो ITCZ अभी नदर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट हो चुका था, ये रिट्रीटिंग मानसून के टाइम, मतलब कि मंथ है लगभग हमारा अक्टूबर का, तो इस अक्टूबर के टाइम पर ITCZ जो है ना वो सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ शिफ्ट हो चुका होगा। तो इसकी वजह से, जैसे कि एक मैप हम बना रहे थे कि ये हमारा रहा इक्वेटर, तो अब हमारा अगर ITCZ इस डायरेक्शन में चला आया, तो आप खुद ही सोचो कि इंडिया तो हमारा बहुत ऊपर है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में है। तो यहाँ से मान लो जो भी विंड सिस्टम चलती है वो तो पूरी पूरी यहाँ आ जाएगी ना, और यहाँ आने के बाद थोड़ी सी टिल्ट होगी। तो मतलब क्या है कि कहीं से भी आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाने के लिए कोई भी विंड सिस्टम दिखेगा नहीं। तो ITCZ अगर नीचे की तरफ मूव कर गया तो साउथ इंडिया के साउथ में चला गया, तो फिर आप देखोगे कि यहाँ पर मानसून रिट्रीट करता है। एक्चुअल में क्या है कि नॉर्मली साउथ इंडिया के नीचे चला जाता है ITCZ अक्टूबर में। तो मैंने काफी ठंड का आपको डायग्राम बना दिया। अगर मैं जस्ट अक्टूबर का कुछ मंथ का आपको अगर पिक्चर दिखाऊं तो ये वही इक्वेटर है। और क्या है कि अभी तक जो सबसे गर्मी वाला टाइम था, और मान लो कि ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इंडिया लगभग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे बिलोंग करता है और कुछ ऐसे चलता होगा। तो यहाँ पर मानो कि जो हमारा ITCZ है वो इंडिया के साउथ में आ गया, कुछ कुछ यहाँ पर आ गया, ठीक। तो भी जो हमारा ट्रेड विंड है वो तो ऐसे ही डायरेक्शन चल रहा होगा। तो चेंज जो होने चाह रहा था, विंड सिस्टम जो चेंज हुआ था, जो ITCZ ऊपर जाने से क्या हो रहा था, ऐसे डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा। मैं आपको दोनों एक बार फिर से बना के दिखाता हूँ, देखो आप बढ़िया एकदम बढ़िया समझ जाओगे ITCZ का क्या मतलब होता है। दो ग्लोब मैं एक साथ बना रहा हूँ, एक मानसून का और एक रिट्रीटिंग मानसून का। ये हमारा नॉर्मली इक्वेटर है, ठीक, और ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। अब इसके बाद इंडिया जो है कुछ कुछ यहाँ पर है बना हुआ दोनों ही पिक्चर्स में। अब एक कंडीशन, जब ITCZ मानसून पीरियड में होगा, मतलब कि अपना मई जून ये वाला सीजन है, ठीक है, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन रहता है या फिर ITCZ काफी ऊपर रहेगा, तो इस केस में क्या होता है कि ITCZ लगभग लगभग ऊपर के डायरेक्शन में रहता है, कुछ कुछ टिल्ट होता है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता है। तो इस केस में क्या होता है, मान लो ये हमारा ITCZ हो गया, तो इस केस में जो भी साउथ ईस्ट डायरेक्शन से हमारे ट्रेड विंड्स आते थे वो तो आते ही होंगे, लेकिन साथ ही साथ ये बेंड हो जाते हैं। तो आप देखो डायरेक्शन क्या है, साउथ वेस्ट मानसून दिख रहा है आपको जाते हुए, सारे साउथ वेस्ट मानसून की तरफ दिख रहे हैं। दूसरा सिचुएशन है जब ITCZ हमारा इंडिया के नीचे चला जाए, ठीक। तो इस केस में जो ट्रेड विंड्स हैं हमारे, अब ट्रेड विंड्स यहाँ वाले क्या होंगे, यहाँ वाले तो इधर से ही आते होंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जहाँ पर इन दोनों की मीटिंग होगी वहीं पर ITCZ डेवलप होगा, वहीं पर बारिश वाला सिचुएशन भी बनता है, क्योंकि जो फ्रंट्स हैं यहाँ पर फ्रंट मीट करते हैं, जहाँ पर भी फ्रंट मीट करते हैं वहाँ पर बारिश वगैरह होती ही है। तो आप देखो अगर साउथ चला गया इंडिया से, तो अब क्या होगा, ये थोड़ा तो घूमेंगे, लेकिन नॉर्मली ये इंडिया तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि वहां से इंडिया से ऊपर वाला ट्रेड विंड जो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन चल रहा होगा वो आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली कौन सा फैक्टर स्ट्रॉन्ग हो गया, नॉर्थ ईस्ट। तो ये ITCZ का अपना रोल है, ठीक है, कि कैसे वो विंड को चेंज करता है। इसके अलावा इंडियन मानसून की अगर हम कुछ नॉर्मल बात करें, आज हम क्या पढ़ेंगे, तो एक थ्योरी है सर एडमंड हैलिस की, फिर मॉडर्न थ्योरी को हम पढ़ेंगे, जेट स्ट्रीम की थ्योरी क्या है, क्या कहती है, वो कैसे इंडियन मानसून पर इफेक्ट देती है, तिब्बत का क्या रोल है, सोमाली जेट क्या है, उसका क्या रोल है इंडियन मानसून में, साथ ही साथ इंडियन ओशन डायपोल क्या होता है, इसका क्या रोल है, और जेट स्ट्रीम्स कैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर मानसून को इफेक्ट करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ प्रोजेक्ट जो कि हम बहुत शुरुआत से बहुत ही शुरू से चलाए गए हैं मानसून के लिए, वो पढ़ेंगे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो कि विंटर सीजन में बारिश कराते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी से एक महीने पहले नवंबर के टाइम पर या फिर अभी कुछ दिन पहले भी काफी बारिश हुई थी। तो ये जो बारिश हो रही थी ये किसके किसकी वजह से हो रही थी, इसका रीजन था वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का। तो एक बार हम पढ़ेंगे कि विंटर में जो हमारे नॉर्थ इंडिया में बारिश होती है उसके पीछे क्या रीजन है। फिर उसके बाद ये क्लाउड बर्स्ट, ये वाला तो इंपॉर्टेंट नहीं, इसको उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे या फिर इसको ड्रॉप करेंगे। दूसरी बात, फिर हम स्टार्ट करते हैं फिर वही बात कि मानसून सिस्टम का मैकेनिज्म क्या है इंडिया में, वो उसको देखते हैं। देखो
मॉनसून कैसे आता है ये तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज हैं, लाइक कुछ क्लासिकल थ्योरीज हैं जो कि काफी पहले से चली आ रही हैं, कुछ मॉडर्न थ्योरीज हैं जो कि आज के टाइम पर कॉमनली एक्सेप्टेड है। क्लासिकल थ्योरी की अगर बात करें तो जैसे कि ऋग्वेदा के कुछ स्क्रिप्चर्स हैं, या फिर मतलब कुछ ऐसे टाइम मतलब बहुत ही पुराने कुछ अरब ट्रैवलर्स थे जैसे कि अल मसूदी था, तो ये लोग जब आए थे इंडिया में तो उन्होंने इंडिया के कुछ ओशन करंट्स की स्टडी कंडक्ट की कि किस सीजन में कौन से डायरेक्शन में विंड्स बहती हैं। जब वो जहाज लेके आते थे समुद्र के रास्ते से तो उनको विंड सिस्टम के बहाव में मतलब जिस तरफ हवाएं बह रही हैं उसी तरफ बहन जाना बहुत जरूरी बहुत आसान फील होता था। मान लो कि अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका से और इंडिया तक इनको जाना है, तो मान लो यहाँ से अगर यहाँ जा रहे हैं तो जब साउथ वेस्ट मानसून चलता है तो उस टाइम पे जाने में इनको काफी आसानी फील होती थी। तो इनको वहां से पता लगा कि भाई इस टाइम पे विंड सिस्टम बहुत बढ़िया है और इसी टाइम सोचो अगर इनको वापस आना होगा तो फिर ये तो बहुत ही मुश्किल से वापस आ पाते थे। तो इसलिए इन्होंने इस बात को फिक्स किया कि इस सीजन में कब इधर से इधर जाता है, साउथ वेस्ट मानसून चलता है, कब नॉर्थ ईस्ट मानसून चलता है। तो इन सब वजह से इन्होंने कुछ मानसून को डिस्कस किया। इसके अलावा 17वीं सेंचुरी में सर एडमंड हेले आए, इन्होंने बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ बस जैसे लैंड और सी बीच का कांसेप्ट होता है ना उसी चीज को थोड़ा सा एक्सपैंड कैसे चेंजेस आते हैं, जैसे कि एयर मासेस में कैसे पीछे क्या रीजन है, तो ये सब एक्सप्लेन तो कर नहीं पाएंगे। फिर उसके बाद आता है अच्छा मॉडर्न थ्योरी को पढ़ने से पहले हम यही पढ़ लेते हैं। सर एडमंड हेलिस की थ्योरी क्लासिकल थ्योरी है, इन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया कि देखो दो पार्ट्स डिवाइड होगा। समर में क्या होगा कि अपरेंट मूवमेंट जो सन का है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ आ जाएगा, तो इससे यहाँ वाले रीजन पर हीट डेवलप होगा, ठीक। तो यहाँ बन जाता है अपना लो प्रेशर, और जो हमारा इंडियन ओशन का सदर्न रीजन होगा यहाँ पर बन जाएगा हाई प्रेशर। तो क्या होगा कि बारिश इसलिए होती है कि हाई प्रेशर से सारे मॉइस्चर भरी हवाएं जो है वो इंडिया की तरफ आती हैं और फिर सारा बारिश यहाँ करती है। दूसरे कंडीशन में उन्होंने बताया कि जब इसका ठंडियों का टाइम पर देखें तो सन का जो अपरेंट मूवमेंट है वो साउथ के साइड में चला जाता है, तो यहाँ पर थोड़े पानी गर्म हो जाते हैं, तो यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है। और यहाँ पर उसके कंपैरिजन में इंडिया का जो कॉन्टिनेंट है वो थोड़ा हाई प्रेशर पे रहता है, मतलब ये थोड़ा ठंडा रहता है ना, तो हाई प्रेशर पे रहता है। तो इसकी वजह से ये गर्म है तो लो प्रेशर पर है, तो जो भी हवाओं का जो मोशन है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ऐसे चला जाता है, तो बारिश इस टाइम पर नहीं होती है। तो सिंपल इन्होंने बस ऐसे ही समझा दिया इसको। फिर विंटर मानसून में सेम ये चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो इनके सिस्टम में ड्रॉबैक यही है कि जो भी प्रॉपर इंट्रिकेसीज थी कि मानसून का सडन बर्स्ट कैसे हो गया, कैसे डिले हो गया, मानसून में कैसे गैप आ गया, ये सब ये समझा नहीं पाते थे। तो इस वजह से इनका ये थ्योरी जो है बिल्कुल कैंसिल कर दिया गया। तो क्लासिकल थ्योरी के बाद अब हम पढ़ते हैं अपने मॉडर्न थ्योरी की तरफ, जिसको हम लोग एयर मास थ्योरी भी बोलते हैं। अब देखो इसमें होता ही है ना कि इसमें ITCZ के बेसिस पर चीजों को डिफाइन किया गया है। इसमें कुछ ऐसी चीजें बताई गई इस मॉडर्न थ्योरी में कि देखो हमारा जो ITCZ है जिसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे ना, वो नॉर्थ साइड में कैसे जाएगा, साउथ साइड में कैसे जाएगा, उसी डायग्राम को भी आगे भी बढ़ाते हैं। तो इसके माइग्रेशन से बारिशें होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, ठीक है। तो उसी चीज को यहाँ पर क्लियर किया गया। अब जरा ये वाला डायग्राम देखो, यहाँ पर वही सारी चीजें लिखी हैं, ये वाला डायग्राम देखो तो आपको और बढ़िया समझ में आएगा कि चीजें देखो क्या है। विंड्स ट्रैवल करती हैं और साथ ही साथ ये ऊपर की डायरेक्शन में उठ भी जा रही हैं, ठीक है। तो ये जो ऊपर की डायरेक्शन में से उठ जा रही हैं इससे क्या होता है, जब भी ऊपर की डायरेक्शन में उठेगी तो क्लाउड फॉर्मेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन से बारिशें होंगी और बारिश की वजह से यहाँ पर हमको काफी डिस्टर्ब्ड वेदर कंडीशन देखने को मिलेगा। मतलब जहाँ पर भी ITCZ जाएगा वहां पर बारिश देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर इसी पिक्चर को मैं आपको भी शुरुआत में बना के समझा रहा था कि जब भी हमारा समर सीजन होगा तो यहाँ पर नदर्न ITCZ देखने को मिलेगा और ये हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट के ऊपर देखने को मिलता है। जहाँ पर भी कन्वर्जेंस होगा यहाँ पर बारिश कराएगा, क्योंकि ये साउथ वेस्ट मानसून को अपने साथ लेके आ रहा है। और आप देखो कि साथ साथ ये और भी कंट्रीज में जाता है जैसे कि म्यांमार, थाईलैंड, इन सभी जगहों पर, इंडोनेशिया में। लेकिन जब हमारा सदर्न ITCZ बन जाता है, ट्रेड विंड जो है हमारा ऊपर से नीचे मतलब कि नॉर्थ ईस्ट साइड से आ रहा है, तो यहाँ पर कोई मानसून नहीं आएगा, क्योंकि बारिश के लिए तो मॉइस्चर चाहिए, मॉइस्चर यहाँ से, और जब यहाँ से इस डायरेक्शन में जाएगा तभी बारिश होगी। तो इसलिए यहाँ पर कोई भी मानसून नहीं आता है। ये विंटर सिचुएशन है, ये ITCZ के खिसकने के हिसाब से ये हमने पिक्चर को थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ दे दिया। अब यही सब बातें यहाँ पर भी लिखी हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन चमकता रहता है गर्मी के सिचुएशन में, इसीलिए ITCZ भी नॉर्थ साइड चला जाता है। साथ ही साथ कोरियोलिस फोर्स का भी इफेक्ट देखने को मिलता है। अब देखो जैसे कि इस पिक्चर में था कि यूजुअली जो हमारे ट्रेड विंड है वो सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ ईस्ट से साउथ नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाते हैं, लेकिन चूंकि जैसे ही ये विंड इक्वेटर को क्रॉस करते हैं ये तुरंत ही अपना डायरेक्शन राइट हैंड साइड में रिफ्लेक्ट होकर चेंज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स लगता है। तो कोरियोलिस फोर्स का अपना बड़ा प्रभाव है ITCZ और मानसून के इस इफेक्ट में, ठीक है। तो इन सब चीज को हम इंटरमिंगल करके पढ़ेंगे एक साथ, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस के बेसिस पर पढ़ेंगे। तो इसकी वजह से हमने देखा कि कैसे साउथ वेस्ट मानसून ITCZ के नॉर्थ साइड माइग्रेट होने से आती है। सेम इसी तरीके से हम लोग इसको क्या बुलाएंगे, मानसून फ्रंट। मानसून फ्रंट जहां पर भी डेवलप होगा ये मानसून फ्रंट हमेशा नॉर्थ ईस्ट रीजन से आता है, और मतलब कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और जो हमारा साउथ का ट्रेड विंड दोनों जहां पर मिलता है उसको हम लोग मानसून फ्रंट बोलते हैं, और उसको वहीं पर हम लोग बारिश करते हुए भी देखते हैं। यहाँ पर वही चीजें लिखी हैं जैसे कि जो अभी हम सिर्फ करके बता रहे थे कि जुलाई के मंथ में 20 से 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास रीजन में रहता है हमारे इंडोगेनेटिक प्लेन में, तो वहीं पर बारिश कराता है। कौन से मंथ में, जुलाई मंथ में, नदर्न ITCZ के नाम से इस टाइम जाना जाएगा। बाद में जब जनवरी का समय आता है, दिसंबर जनवरी ये सब समय में, तो साउथ वर्ड माइग्रेट कर जाता है। तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, कौन सा ITCZ है, नदर्न ITCZ की सदर्न ITCZ। बिल्कुल सही, हमारे लिए देखो नदर्न ITCZ ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यही क्लाउड बियरिंग जोन बनाएगा और साथ साथ हेवी रेनफॉल लेके आएगा मानसून पीरियड में। लेकिन अभी हमारा डिस्कशन खत्म नहीं हुआ, डिस्कशन का टॉपिक ITCZ पे खत्म होता है। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि जो हम ये जेट स्ट्रीम थ्योरी के बारे में अभी कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे, आखिरकार ये कैसे हमारे इंडियन मानसून मैकेनिज्म पे प्रभाव डालता है, तो उसके लिए पहले हमें जेट स्ट्रीम थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। अब देखो जेट स्ट्रीम थ्योरी में सबसे पहले हम यही समझते हैं कि जेट स्ट्रीम क्या होता है, जिसके बारे में हम पहले से ही चर्चा करके बैठे हुए हैं। आज के लेक्चर में नहीं, पहले ही पढ़ा चुका हूं आपको। क्या हमने पढ़ा था कि जेट स्ट्रीम क्या होता है, ये ऐसे विंड सिस्टम होते हैं, नैरो बैंड ऑफ विंड सिस्टम होते हैं जो कि अपर ट्रोपोस्फेरिक लेवल में काफी तेजी से ट्रैवल करते हैं। कौन से डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। ये परमानेंट नेचर के होते हैं, मतलब परमानेंट टेम्परेरी दोनों होते हैं। हम परमानेंट जेट स्ट्रीम की बात करें तो परमानेंट जेट स्ट्रीम ऐसे कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं। 2 पोलर जेट स्ट्रीम्स होते हैं और 2 सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स होते हैं, ठीक। बीच में ये इक्वेटर। तो ये जो जेट स्ट्रीम्स हैं इनका क्या इंफ्लुएंस है हमारे इंडियन मानसून पर, ये देखते हैं। अब इस पूरे चीज को समझने के लिए आपको इन टेक्स्ट पर जाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल मेरी बातों पर गौर करना और इसी से समझने की कोशिश करना, यही सारा डाउट आपको क्लियर कर देगा। आप पढ़ोगे तो कंफ्यूज होगे, मुझे पता है, तो आप इसके पक्ष में मत पढ़ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, तसल्ली नहीं मिलती तो आप पढ़ भी लेना, लेकिन बहुत एंड में पढ़ना। अभी फिलहाल कंसंट्रेट करो, अगर आप इस टाइम नोट्स देख भी रहे हो तो कंसंट्रेट इस वीडियो पे कर लो। देखो मैं क्या बता रहा हूं आपको कि जेट स्ट्रीम जो है वो अपर ट्रोपोस्फेरिक लेवल पे चलता है। तो ये वाला जो एक प्लेट है वो आप समझ लो कि एक सेक्शन है हमारे अपर ट्रोपोस्फेरिक लेयर का, और ये जो अर्थ वाला सरफेस है ये मतलब जो ब्राउन कलर का ये सरफेस दिखा रहा है। अब यहाँ पर आप देखो कि कुछ जो हवाएं चल रही थी ना ये कन्वर्ज होती जा रही हैं एक सिचुएशन में, ये कन्वर्जेंस जोन बनाती है। और दूसरी तरफ यहाँ पर देखो तो हवाएं डाइवर्ज हो रही हैं, डाइवर्जेंस जोन बना रही है। ये कैसे हो रहा है, क्या होता है कि जब जेट स्ट्रीम चलती है ना तो उसका इफेक्ट हमारे जमीन पर, अर्थ पर भी देखने को मिलता है। वो इसकी वजह से कि जमीन पर हाई प्रेशर सिस्टम बन रहा है कि लो प्रेशर सिस्टम बन रहा है। जब भी सोचो कि जब भी ऐसी रेस कन्वर्ज करेंगी तो क्या होगा, कन्वर्जेंस के टाइम पर ये नीचे की तरफ सबटेंड करेगी, नीचे की तरफ जाएगी, ठीक। और इसको हम लोग क्या नाम देते थे, इसको हम लोग नाम देते थे विंड स्ट्रीक, ठीक।
विंड स्ट्रीक जो है नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन चूंकि नीचे की तरफ जाते जाते भी इस पे कोई फोर्स लगेगा और ये एक स्पाइरल मूवमेंट ले लेगा, तो ये हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपने राइट हैंड साइड जब डिफ्लेक्ट करेगा तो यहाँ पर क्लॉकवाइज रोटेट करना स्टार्ट करेगा। जब भी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो इसको हम कौन सा कंडीशन बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। और हमें पता है कि एंटी साइक्लोनिक कंडीशन पर वेदर और क्लाइमेट काफी शांत होता है, यहाँ पर कोई भी बारिश वगैरह नहीं आती है, तो जहाँ पर भी कन्वर्जेंस जोन होगा वहाँ पर कोई भी बारिश नीचे देखने को नहीं मिलेगी। इसके जस्ट ऑपोजिट कहीं ना कहीं एक लो प्रेशर सिस्टम बन जाएगा, जो भी यहाँ से हवाएं डाइवर्ज हो रही हैं वो किसी लो प्रेशर पर कन्वर्ज करेगी, और इस लो प्रेशर पर कन्वर्ज करने के लिए भी अगर हम डायरेक्शन देखें तो ये भी अपने राइट हैंड साइड मुड़ेंगे। ठीक, तो राइट हैंड साइड मुड़ने के लिए इनको कौन सा पाथ लेना पड़ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज वाला पाथ लेना पड़ रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज पाथ से ये धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस कारण जब ऊपर पहुंचते हैं तो डाइवर्ज होंगे। और हमको विधि के विधान से भी पता है कि जब भी कोई भी स्पेस ऊपर डाइवर्ज होकर जब आगे की तरफ बढ़ गए तो यहाँ पर एक वैक्यूम या फिर एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा, जहाँ पे जिसको भरने के लिए नीचे से और भी हवाएं पहुंच जाएंगी। और हमने ये भी पढ़ा था कि लो प्रेशर जहाँ पर भी होता है वहाँ पर थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा अगर उसको मिल जाए तो ये ऊपर जाके क्लाउड फॉर्मेशन करता है, और क्लाउड फॉर्मेशन से बारिश वगैरह बहुत होती है, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये जो लो प्रेशर सिस्टम है यही बारिश कराएगा। तो जेट स्ट्रीम थ्योरी के अंदर में हमने यही पढ़ा है कि जो भी नॉर्मली यहाँ पर कन्वर्जेंट जोन है या फिर डाइवर्जेंट जोन है उसके रेस्पेक्ट में हाई प्रेशर जोन और लो प्रेशर जोन कहाँ पे मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। अब यहाँ पर देखो, आप कभी भी एक और चीज काउंटर कर सकते हो। क्या होता है कि इस वाले सिचुएशन को जहाँ पर कन्वर्जिंग जोन बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिज, ठीक, या फिर पीक बोलते हैं। और दूसरा जो जहाँ पर चीजें डाइवर्ज होकर बाहर निकल रही हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रफ। देखो नीचे ये जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम को थोड़ा सा चेंज कर लो। यहाँ पर ये जो लाइन ऐसे गई है ना, उसको आप इस तरीके से बना लेना। ठीक, ये 100 है, और यहाँ पर देखो इसी तरीके से हाई प्रेशर सिस्टम जहाँ पर भी है वो देखो इधर वाला पीक बना रहा है या फिर रिज बना रहा है, और यहाँ पर ट्रफ बना रहा है। देखो ट्रफ और रिज जो है एक्चुअल में वो वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं देखने को मिलता है, बल्कि नदर्न और सदर्न मोशन के हिसाब से देखने को मिलता है। मैं क्या कह रहा हूँ वो देखो इस फोटो में देखने पर पता चल जाएगा। ये देखो, ये रहा रिज और ये रहा ट्रफ। जहाँ पर भी रिज बनता है वहाँ पर बनता है एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, और यहाँ पर बनेगा हाई प्रेशर सिस्टम, और यहाँ पर जहाँ पर ट्रफ बनता है वहाँ पर बनता है साइक्लोनिक कंडीशन, और यहाँ पर बनता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के साथ लो प्रेशर सिस्टम। यहाँ पर साइक्लोनिक कंडीशन, और इस साइक्लोनिक कंडीशन पर होगी बहुत सारी बारिशें, और जब भी बारिशें होंगी तो यहाँ वाले हवाएं ऊपर की तरफ डाइवर्ज कर जाएंगी। जब भी डाइवर्ज करेंगी तो यहाँ पर जो भी स्पेस क्रिएट होगा और हवाएं लेगा, और इसी तरीके से बारिशें काफी देर तक, काफी समय तक होती रहेंगी। तो ये है अपना जेट स्ट्रीम का थ्योरी। अब इसको हम समझते हैं ये विंटर में आखिरकार कैसे रिस्पॉन्सिबल रहा है। देखो इंडियन मानसून, जैसे कि हम देख रहे थे कि विंटर की अगर हम बात करेंगे तो इंडियन मानसून मैकेनिज्म हमारे सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम के द्वारा अपने इंडियन मानसून का इफेक्ट ऐसे दिखेगा कि देखो क्या है कि जो आईटीसीजेड है और जो भी हमारा ये सब ट्रॉपिकल जोन है इसके बीच में हमेशा एंटी का रिश्ता है। अब हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। देखो दरअसल बात यूं होती है, कहानी इस तरीके से स्टार्ट होती है। हम टॉपिक बहुत सारे, इन सभी टॉपिक्स को जरा पढ़ते हैं। तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर वही सब इंट्रोड्यूस किया गया कि क्या होता है। जो नई बातें हैं वो ये हैं, पता चलती हैं कि भाई देखो जो भी जो भी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम नदर्न हेमिस्फीयर में है वो 25 से 35 डिग्री नॉर्थ तक वेरी करता है, अपर ट्रोपोस्फेरिक लेवल पे बहता है 12 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर। साथ ही साथ ये 150 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, कभी कभी 400 भी पहुंच जाता है। साथ ही साथ मानसून का आना और मानसून का जाना दोनों सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम पर भी डिपेंडेंट है। कैसे? बात करते हैं ठंडियों से। ठंडियों से शुरुआत करें तो ठंड की सिचुएशन में हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा जो भी हिमालयास का साउथ पोर्शन है, मतलब कि जो हमारा तराई रीजन है या फिर जो हमारा नदर्न प्लेन है इंडिया में, गंगा यमुना दोआब रीजन है, कुछ भी बोलो आप, वहां के ठीक ऊपर होता है ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम ठंडियों की सिचुएशन में। धीरे धीरे जैसे गर्मियां आती जाती हैं ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम हिमालय क्रॉस करके तिब्बत प्लेटू के पास पहुंचना चाहते हैं, मतलब नॉर्थवर्ड माइग्रेट करना चाहते हैं। तो ये बेसिकली अक्टूबर वगैरह में काफी हद तक माइग्रेट कर जाते हैं। पीरियोडिक मूवमेंट होता है इन जेट स्ट्रीम का, और बहुत ही ड्रामेटिकली ये लोग एक मतलब वैली बहुत तेजी से करते हैं, तो इसलिए ये नाम इनको दिया गया कि ड्रामेटिकली ये ऊपर नीचे जाया करते हैं। तो अब देखो क्या है कि मानसून का ऑनसेट कैसे पता चलेगा? जब इसका नॉर्थ साइड में मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही इसका नॉर्थ साइड में मूवमेंट स्टार्ट हुआ अपर ट्रोपोस्फेरिक लेयर पे, तो इंडियन जाने में इनको काफी आसानी फील होती है। कन्वर्जेंस के टाइम पर ये लोग का चेंज काफी हद तक बढ़ जाता है। तो अब देखो यहाँ पर इनका साउथ और नॉर्थ ब्रांच का क्या खेल है उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। कुछ इस तरीके से मैं आपको बता भी रहा था। देखो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये एक्चुअली कोई अलग से टॉपिक नहीं है, बल्कि वही आईटीसीजेड कह रहा हूँ, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है उसी का कंटिन्यूएंस है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है लेक्चर के आखिरी में, इसका आखिरी टॉपिक है तो हम वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को। फिलहाल हम आईटीसीजेड की ही बात करते हैं। एक्चुअली में होता क्या है ना कि जितने भी मेट्रोलॉजिस्ट हैं वो ऐसे जेट स्ट्रीम के सदर्न ब्रांच की स्टडी करते हुए बोलते हैं कि इसका विंटर के वेदर कंडीशन पर बहुत बढ़िया असर देखने को मिलता है। कैसे? देखो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है वो अपर ट्रोपोस्फेरिक लेवल पर चलती है, तो वहाँ पर अपर जेट जो है वो वेस्टर्न डिप्रेशन क्रिएट करता है। अभी हम देख रहे हैं ना डिप्रेशन कहाँ क्रिएट करेगा? हाई प्रेशर जोन में। तो जहाँ पर भी हाई प्रेशर सिस्टम होगा तो वहाँ पर काम एंड क्लियर क्लाइमेट होता है, कुछ भी आप देखोगे कि बारिश वगैरह कुछ होगी नहीं। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के नाम से ये जाने जाने वाले सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स इस टाइम पर विंटर सीजन में ईस्ट वर्ड डायरेक्शन में मूव करना, मतलब ये जो डिप्रेशन क्रिएट होता है ना, वेस्टर्न डिप्रेशन भी बोलते हैं, ये एक्चुअली में स्टार्ट होता है मेडिटेरेनियन सी से और वहाँ का फैलते फैलते आ जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हमारे नॉर्थ इंडिया तक भी। तो ये कैसे आता है, ट्रैवल कैसे करता है? अरे वही जेट स्ट्रीम लेके आता है इसको। जेट स्ट्रीम लेके तो आ गया, लेकिन अभी पहुंचाएगा कौन? अरे पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ती भाई, घूम के वापस से वहीं पहुंच जाएगा। रोटेट करता है ना अर्थ को, तो वापस इसको नहीं जाना होता है। देखो क्या होगा कि ये वापस से नदर्न मतलब कि ये मेडिटेरेनियन सी से एक हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप कराते कराते ये चाइना के ईस्ट कोस्ट तक लगभग एक रफली स्ट्रक्चर में हाई प्रेशर जोन डेवलप करता है। लेकिन साथ ही साथ हम देखते होंगे कहीं ना कहीं ये अल्टरनेटिवली लो प्रेशर सिस्टम भी डेवलप करते रहा होगा, जिससे कि ठंडियों में कभी बारिश देखने को मिल जाती है। लेकिन मोर और लेस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऐसे ही हाई प्रेशर सिस्टम से बना हुआ है। अब ये बारिश वगैरह क्यों कराता है ये भी हम लास्ट टॉपिक पे पढ़ लेंगे आज। अब देखो होता यूं है ना कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का या फिर सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का सदर्न पार्ट है वो तो काफी तेज 240 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। जो नदर्न ब्रांच है वो काफी धीमे चलता है। अब इससे होता क्या है कि जो भी सबसाइडिंग एयर है, मतलब कि जो ऊपर से हाई प्रेशर जोन में, तो हमने क्या देखा था कि एयर सबसाइड करती है नीचे की दिशा की ओर आगे बढ़ती है और नीचे की दिशा में बढ़ जाएगी, मतलब कन्वर्जेंट जोन की बात हो रही है, मतलब कि ट्रफ की पीक की बात हो रही है, पीक की बात हो रही है यहाँ पे। तो पीक में नीचे की तरफ गया और यहाँ पर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनाया इसने। नॉर्मली ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों रीजन में ऐसे ही वेस्टर्ली सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम ठंड के टाइम पे बनती है और इसी की वजह से बारिश नहीं आती है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ ठंड के टाइम पर साउथ वेस्ट मानसून क्यों नहीं आता है, तो पहला रीजन आपको क्या पता चला कि आईटीसीजेड का जो मोशन है वो साउथ डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, और दूसरा रीजन आपको पता चल गया कि जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है उसका पोजीशन हिमालय के साउथ साइड में रहता है। अगर नॉर्थ साइड में रहा होता तो बारिश करा देता, लेकिन नहीं करा पाता जब तक साउथ साइड में रहता है या फिर जब तक बाइफरकेटेड स्ट्रक्चर में रहता है।
तीसरा रीजन जो है आप इसमें ये दे सकते हो कि इस ठंड के टाइम पर अपना तिब्बत प्लेटू गर्म थोड़ी ना हुआ है, लो प्रेशर सिस्टम डेवलप करना है ना, तभी तो मानसून आएगा। तो तिब्बत पे लो प्रेशर सिस्टम डेवलप करने के लिए वहां पे गर्मी का होना जरूरी है ना, तो इसलिए ठंड के टाइम पर आता नहीं। ये 3 रीजन बहुत ही सॉलिड और बहुत ही परफेक्ट है जो आपको ये आंसर दे पाए। दूसरा, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम में थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ठंड का टाइम थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, मार्च वर्ष तक का मंथ आता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो भी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है वो थोड़ा सा नॉर्थ साइड में शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया। अब हम लोग इंतजार करते रहते हैं जो भी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले हैं कि कब ये ऊपर शिफ्ट हो और कब हम लोग अनाउंस करें कि हाँ अब जल्द ही बारिश आएगा। तो जो भी वेदर कंडीशंस होते हैं वो इस हिसाब से होते हैं कि ये नदर्न इंडिया पर काफी सूखा, काफी गर्म, ये सब हवाएं नीचे की तरफ में सबमर्ज करते हुए जाते रहते हैं। अब इसकी वजह से होता यूं है ना कि इक्वेटोरियल ट्रफ क्रिएट करते हैं आईटीसीजेड जहां पर बनता था, लेकिन चूंकि ये सब ट्रॉपिकल जेट और आईटीसीजेड दोनों आपस में एंटी हैं, तो जैसे ही आईटीसीजेड धीरे धीरे ऊपर मूव करने की कोशिश करेगा, ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन चाहता है कि ये भी धीरे से नॉर्थवर्ड में शिफ्ट हो जाए, मतलब तिब्बत प्लेटू के पास पहुंच जाए। जब भी तिब्बत प्लेटू के पास पहुंचेगा इसको हम लोग बोलेंगे समर पैटर्न, और यहीं से चीजें सही होंगी। ठीक है, अपर एयर सर्कुलेशन में ऐसी चीजें चलती हैं। तो ये तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का कहानी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मई सीजन में आते हैं, और मई सीजन में हमको देखने को मिलता है कि जो सदर्न जेट था, सदर्न जेट ब्रांच था इसका, वो थोड़ा सा नॉर्थ साइड में और ज्यादा शिफ्ट हो गया। तो जब तक पूरा शिफ्ट नहीं होता तब तक बारिश नहीं आएगी। लेकिन अब देखो इसके लिए हमें ना एक डायग्राम देखना पड़ेगा, उससे हम थोड़ा और इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं जरा इस डायग्राम को। नॉर्मली क्या होता है कि जो हम सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की बात कर रहे थे, मई मंथ में ना एक हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है और एक लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है। मतलब कि नॉर्थ साइड में चला जाता है, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है कि एक तो देखो यहाँ पर हाई मतलब कि रिज बनता है और यहाँ पर एक बनता है ट्रफ। तो जो ट्रफ बन रहा है ये है अपना, आप बोल सकते हो क्या बताऊँ, ये अपना लो प्रेशर सिस्टम है, ठीक, और ये अपना हाई प्रेशर सिस्टम है। तो यहाँ पर प्रेशर्स का आदान प्रदान इस केस में नहीं हो रहा है। लेकिन आप यूँ समझो कि मई तक में भी आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि जो अपना ये वाला ब्रांच है ना वो काफी हद तक नीचे के सेक्शन में ही कुछ कुछ रहता है। लेकिन मोर और लेस अगर इस चीज को आप समझो तो यहीं पर एक करंट डेवलप होती है, ईस्टर्ली करंट डेवलप होती है। ईस्टर्ली जेट जिसको हम लोग बोलते हैं, ये परमानेंट जेट स्ट्रीम था, वो लोकल जेट स्ट्रीम है, वो केवल मानसून टाइम पर ही डेवलप होता है। नीचे के साइड में आप देखोगे ना मस्करीन बेसिन होगा यहाँ पर मेडागास्कर के ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में, तो यहाँ पर ना एक हाई प्रेशर सिस्टम भी बन जाता है। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा सर्कुलेशन देखने को मिलने लगता है, ऐसा कुछ। तो इन सबकी वजह से क्या होता है कि कुछ चीजें अभी भी इसकी कन्वर्जिंग ही रहती हैं, मतलब कि जो हमारा सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है वो कन्वर्जिंग ही रहता है। तो इसकी वजह से होता यूं है कि जब हमारा ईस्टर्ली जेट, ये हमारा जो लोकल बना है ना पतले लाइन से जोड़ने बना है, इसको हम लोग ईस्टर्ली जेट भी बोलते हैं। तो ईस्टर्ली जेट जो है वो इसको चेंज करता है, मतलब कि जहाँ पर भी हाई प्रेशर सिस्टम था उसको लो प्रेशर में कन्वर्ट करता है, या फिर जहाँ पर कन्वर्जेंस हो रहा था वहाँ पर डाइवर्जेंस होने लगा। तो ऐसी चीजें इसने चेंज की। तो इसकी वजह से ना क्या होता है कि अब हमको इतना चेंज देखने को मिलता है कि जैसे ही ईस्टर्ली जेट बनेगा चीजें एकदम से रिवर्स जाती हैं। और ईस्टर्ली जेट अपने आप में ये वाला जो आप लिंक देख रहे हो जो कि नीचे लोअर लेवल पर फ्लो हो रहा है, यही हमारा साउथ वेस्ट मानसून को लेकर आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बेसिस पर हमने सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम और यहाँ पर ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम दोनों को पढ़ा। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद की कहानी ऐसी कुछ है, यही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, कि अपर एयर सर्कुलेशन जो है वो रिवर्स हो जाता है, मतलब कि जहाँ पर कन्वर्जेंस था वहाँ पर डाइवर्जेंस, और लोअर लेयर पर जहाँ पर डाइवर्जेंस था वहाँ पर कन्वर्जेंस, मतलब जहाँ पर हाई प्रेशर था वहाँ पर लो प्रेशर बन गया जमीन पे। तो ईस्टर्ली विंड जो है वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं और इसकी वजह से बारिश वगैरह काफी बढ़िया से हो सकती है। तो हमारे दिमाग में एक और क्वेश्चन बनता है कि भैया मार्च से लेकर मई तक के सीजन में ये साउथ वेस्ट मानसून क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि गर्मी की बात करें तो मार्च से गर्मियां तो आने लगती हैं, सन का इंसुलेशन भी दिखने लगता है, मतलब हीट तो आने लगती है ना। तो उस केस में भी मानसून क्यों नहीं आता? तो आ जाना चाहिए, लो प्रेशर सिस्टम डेवलप कर जाना चाहिए उस टाइम पर। लेकिन नहीं, ऐसा क्यों नहीं होता? उसके पीछे का रीजन देखो कुछ ऐसा है कि जो हमारा रिज है वो सदर्न ब्रांच वाला जो है वो अभी तक नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर ही बना रहता है और वहां पर हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप करके बैठा हुआ है। अब हाई प्रेशर सिस्टम से क्या होता है कि जो हमारा पाकिस्तान पेशावर ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर भले ही देखोगे कि समर सीजन में नदर्न हेमिस्फीयर में लो प्रेशर एरियाज डेवलप होते भी हैं, पेशावर में या फिर इंडिया में भी आप देखोगे कि अप्रैल मई जून के पहले भी देखो, मार्च से मई तक में, तो मार्च में तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आता है ना अपना सन, तो गर्मी तो अपने यहाँ बहुत रहेगी। लेकिन अब वहां पर लो प्रेशर सिस्टम भी बना चाहिए था, इवापोरेशन भी होना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम आती है क्यों? क्योंकि जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है ना वहां पर वो डाइवर्जिंग सिस्टम बना देता है, मतलब कि सॉरी डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग सिस्टम बनाता है, ऊपर से नीचे की तरफ स्ट्रिक्स आते रहते हैं। तो इवापोरेशन कैसे हो, ये तो रोक देता है ना इस चीज को। तो इसीलिए साउथ वेस्ट मानसून के पीछे, मतलब साउथ वेस्ट मानसून जो मार्च से और इन सब डायरेक्शंस में नहीं आते, जैसे ये वाला पिक्चर देखो ना कि यहाँ पर अगर लो प्रेशर सिस्टम, जैसे तो जून जुलाई का है, थोड़ा सा और पहले की बात करेंगे हम अगर, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर भी हाई प्रेशर सिस्टम, यहाँ पर भी हाई प्रेशर सिस्टम, ये सब जगह बना हुआ है। तो हाई प्रेशर सिस्टम से भले ही यहाँ पर हीट डेवलप हो गई है, लेकिन ऊपर इवापोरेशन होना चाहेगा भी, तो भी ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है वो कन्वर्जिंग जोन वाला रहता है, यहाँ पर हाई प्रेशर सिस्टम बनाया रहता है अपने हिसाब से, तो उसको सप्रेस कर देता है, ऊपर नहीं आने देता। तो इसलिए बारिश वगैरह यहाँ पर मार्च से मई तक में नहीं होता है और सीजन और वेदर जो है हमारा रिमेन्स वार्म एंड ड्राई। अब देखो एक चीज है कि ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट जो है उसका क्या रोल है। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट देखो कैसा हमने बताया कि जब ऐसा सिचुएशन होता है कि जब हमारा सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम पूरी तरीके से नॉर्थ में चला गया, तिब्बत में चला गया, मतलब मई वगैरह का टाइम आ गया, तो मई में हम लोग क्या देखते हैं, जून में काफी बात कर लेते हैं, जून में हम देखते हैं तो वहीं पर एक और ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट बनता है जिसके बारे में भी हम चर्चा कर रहे थे। तो इसका तो यही फिनोमेना है कि जब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट बनेगा तो ये यहाँ पर एक मस्करीन हाई बेसिन है। मस्करीन हाई बेसिन से क्या होता है कि ऊपर यहाँ पर ये एक हाई प्रेशर कंडीशन बनाता है यहाँ पर, ठीक। तो इसका जस्ट ऑपोजिट है, तो इसीलिए हवाएं ऊपर से इस डायरेक्शन में आती हैं और हाई प्रेशर होने से यहाँ पर सबटेंड कर जाती हैं और सबटेंड करने के बाद ये अपने इंडिया की तरफ साउथ वेस्ट मानसून बनकर जाती हैं। तो इसीलिए साउथ वेस्ट मानसून के और भी जो विंड्स अभी हम आगे भी पढ़ेंगे उसमें ये भी ऐड हो जाता है, तो हमारा मानसून जो है और तगड़ा हो जाएगा, बारिश और तगड़ी हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा ईस्टर्ली जेट नहीं बना, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट नहीं बना, तो हमारा साउथ वेस्ट मानसून बहुत ही वीक चलेगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई? ओके, फिर ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट का ही और रोल है क्या? अच्छा देखो क्या होता है कि इसकी वेलोसिटी ठीक ठाक से होती है, बहुत ज्यादा भी नहीं होती, मतलब ये क्या बोलते हैं जैसे कि अपना वो है ना सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, उतना ज्यादा नहीं होता इसका वेलोसिटी, उसे थोड़ा कम ही रखो आप, लेकिन फिर भी काम कर देता है अपना। तो बेसिकली बात तो ये है कि साथ ही साथ यहाँ पर सोमाली जेट भी आता है। अच्छा, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट को हम लोग अफ्रीकन ईस्टर्ली जेट भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। सोमाली जेट जो है, सोमाली रीजन जो है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो यहाँ पर देखते हैं ना, तो ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है यहीं पर ये सोमाली कंट्री भी है, तो यहाँ पर भी एक ऐसा सिचुएशन बनता है। ठीक है, इस सिचुएशन में मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ही बनते हैं ये सब, तो ये सब एक्चुअली में रिसर्च चीजें हैं। तो यूजुअली क्या होता है,
हमें 5 डिग्री से 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के पास हमको ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट फ्लो होते हुए दिखने लगता है। तो अब क्या होता है, इस डायरेक्शन में पर्टिकुलरली परसिस्टेंट रहता है, जून से स्टार्ट होता है और अक्टूबर तक रहता है ऐसा ही। थोड़ा बहुत प्लेसेस में फ्लक्चुएशन रहेगी, लेकिन मोर और लेस रहेगा उसी टाइम पीरियड में। तो इसीलिए साउथ वेस्ट मानसून को ये बूस्ट करता रहता है। जैसे ही सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम नॉर्थ साइड में शिफ्ट होता है हिमालय के, तो उसी तरफ से ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट तुरंत ही बन जाता है। सिंपल सी बात थी, ठीक है। दोनों एक साथ ही आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ से सोमाली जेट की अगर हम बात करेंगे, आगे चलो सोमाली जेट की बात करते हैं, लेकिन फिलहाल ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट जो है वो ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करता है। इसके बारे में बात हमने कर ली है। और इससे हमने यहाँ पर इसलिए भी इंपॉर्टेंट देखा ना, क्योंकि यहाँ पर रिवर्सल देखने को मिलता है कि अपर लेयर पर तो ये ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में आता है, लेकिन लोअर लेयर पर ये वेस्ट टू ईस्ट जाता है, इसीलिए साउथ वेस्ट मानसून के नाम से भी इसको देखने को हम जानते हैं। समर टेम्परेचर जो होता है वो तिब्बत का वो ऐसे भी काफी देर तक गर्म रहता है, काफी देर तक, क्योंकि आप सोचो कि मार्च अप्रैल मई जून इन 4 महीनों में तिब्बत का प्लेटू तो बहुत गर्म हो जाता होगा, बहुत हीट रिसीव कर लेता होगा। तो उस केस में तो और भी तगड़ा लो प्रेशर सिस्टम बन जाता होगा, उसके वजह से ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता होगा, ठीक है। तो ये सब रीजन है जिसके बेसिस पर मानसून जो है हमारा तगड़ा बनता है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट। और सोचो अगर ना आए तो हमारा मानसून वीक हो जाएगा, बारिश वगैरह थोड़ी कम हो जाएगी। अब हम बात करते हैं तिब्बत का क्या रोल है। ये तो जाहिर सी बात है। देखो क्या हुआ कि हमें पता है कि तिब्बत जो है ना थोड़े हाइट पर है, प्रोट्रूडेड हाइट पर है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा इंसोलेशन ये रिसीव करता है। देखो माउंटेन इससे भी ऊंचे हैं, वो क्यों नहीं रिसीव करते, आपके मन में क्वेश्चन बना होगा। देखो माउंटेन जो है ना वो पीकी नेचर का होता है, उसका सर्फेस एरिया उतना नहीं है, और बाकी ऊपर जब हम बहुत ज्यादा ऊपर भी चले जाते हैं तो यहाँ पर आइसेस वगैरह रहते हैं ना, तो आइस कवर स्नो कवर हो जाता है। तो इसका एल्बिडो जो है, एल्बिडो ने पढ़ा था, किसी ने क्वेश्चन भी किया हुआ है हाल फिलहाल में, मैं पढ़ रहा था, एल्बिडो को समझ में नहीं आया। देखो एल्बिडो क्या होता है कि कितनी रिफ्लेक्शन कैपेसिटी है, जो भी हीट आता है कितना ज्यादा हम रिफ्लेक्ट कर लें। तो अगर हम मिरर लगा दें, ठीक है, मिरर लगा देंगे तो कितना ज्यादा हीट, मतलब तुरंत हीट एब्जॉर्ब नहीं होगा और तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, मिरर का एल्बिडो बहुत ज्यादा है। जो हमारा आइस स्ट्रक्चर, ये जो स्नो होते हैं या फिर आप देखोगे जो व्हाइट सर्फेस होता है, ये भी बहुत तेजी से हीट रिफ्लेक्ट कर देता है, तो इसका भी एल्बिडो बहुत ज्यादा हो जाता है। आप देखो कि लोगों के छतों पर अपने, मान लो जो टॉप फ्लोर पे रह रहा है, तो हीट से बचने के लिए, हीट जो है बहुत ज्यादा उसके टॉप फ्लोर तक ना पहुंचे, तो अपने छतों पर व्हाइट कलर की टाइल्स लगा देता है या फिर व्हाइट पेंट कर देता है, ठीक है, अपने फ्लोर पे, ताकि हीट पड़े और रिफ्लेक्ट हो जाए। तो इसको अल्बिडो बोलते हैं। तो माउंटेन का ना अल्बिडो ज्यादा होता है, इसीलिए ये इतना तेजी से यहाँ पर गर्मियां नहीं आती। लेकिन प्लेटू रीजन तो टेबल टॉप स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर ऐसा कुछ बर्फ वाला सिस्टम भी नहीं है और ये ऊंचाई पर भी है, तो हीट तो ज्यादा ही रिसीव करेगा ना यार। तो देखो हीट जब ज्यादा इसने रिसीव कर लिया तो ये ज्यादा गर्म हो गया, लो प्रेशर सिस्टम इसने खतरनाक तरीके से बना लिया। और लो प्रेशर सिस्टम बनने के साथ साथ जो मस्करीन हाई प्रेशर सिस्टम बनता है, वहां से तुरंत ही ये ट्रैवल करना स्टार्ट करता है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट। तो देखो क्या होता है, प्लेटू जो है वो 2 तरीके से एटमॉस्फेयर को अफेक्ट करता है, एक तो मैकेनिकल बैरियर के जैसे, और दूसरा एक हाई लेवल हीट सोर्स बनके। क्या है इसका मतलब, देखो मैकेनिकल बैरियर का क्या मतलब है कि ठंड सिचुएशन में यूजुअली साइबेरियन प्लेटू से चीजें नहीं आ पाती हैं। और जैसे मान लो जून की बिगिनिंग की बात करें तो इंडिया से जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है वो पूरा का पूरा ऊपर ही चला जाता है, लगभग 40 डिग्री नॉर्थ पे ये अपना नॉर्थ लैटिट्यूड पर पहुंच जाता है। तो ये पूरा तिब्बत प्लेटू पर ही रहता है। अब प्लेटू जो है ना नॉर्थवर्ड डिस्प्लेसमेंट करता है जेट स्ट्रीम का जब, तो इसी से जून के मंथ में बारिश आने की संभावनाएं बहुत तेजी से बढ़ जाती हैं। क्योंकि यहाँ पर अब आप देखोगे ना कि सिस्टम चेंज हो गया, ईस्टर्ली जेट के आने से क्या होता है कि जो अपना सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम चल रहा था अभी तक, वो भी अब यहाँ पर क्या बन जाएगा पता है आपको, ये डाइवर्जिंग जोन इसके ऊपर बना देगा। ये हमारा सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है, साथ ही साथ ईस्टर्ली जेट जो है वो भी इस डायरेक्शन में बह रहा है। तो बहुत सारी चीजें इन्फ्लुएंस करती है, तो यहाँ पर चीजें उठती हैं और फिर इधर ट्रैवल करके यहाँ पर नीचे जाती हैं। तो ये सब रीजन जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारे मानसून की तरफ इशारा करती हैं। तो इससे क्या होता है, सडन आउटबर्स्ट हो जाता है हमारे मानसून का। तो ये बात समझ में आ गई। लेकिन देखो अक्टूबर के मिड में जब हम लोग आते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्फ्लुएंस होता है। ये जो जेट स्ट्रीम हमारा वो साउथ साइड में चला जाता है, जिसकी वजह से बहुत बार ऐसा भी होता है कि हिमालय इनको 2 पार्ट में फिर से बाइफरकेट कर देता है, जिसके बारे में भी हम पढ़ रहे थे नवंबर दिसंबर के मंथ में। तो तिब्बत प्लेटू ठंड के महीने में ठंडा हो जाता है, हाई प्रेशर सेल बन जाता है, और हाई प्रेशर सेल के बनने से यहाँ पर साइक्लोनिक कंडीशन बनते हैं, काम वेदर होता है। हाई प्रेशर सेल जो है हमेशा नॉर्थ ईस्ट मानसून को फिर से स्ट्रेंथन करता है। तो मतलब कि आप देखो कि ठंड के टाइम पर हाई प्रेशर सिस्टम बनकर नॉर्थ ईस्ट मानसून को स्ट्रेंथन करता है तिब्बत प्लेटू, और गर्मी की सिचुएशन में लो प्रेशर बनकर साउथ वेस्ट मानसून को स्ट्रेंथन करता है। तो दोनों तरफ से ही इसका रोल है, ठीक है। तिब्बत जो है जैसा कि हमने बताया कि समर की सिचुएशन में 2-3 डिग्री सेल्सियस थोड़ा ज्यादा ही गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर बढ़िया सोर्स ऑफ हीट भी है, बढ़िया सोर्स ऑफ हीट की वजह से लो प्रेशर सिस्टम और तेजी से और ज्यादा डाइवर्जेंट सिस्टम बना देता है अपर ट्रोपोस्फेरिक लेवल पर, जिसकी वजह से इंडियन ओशन के अंदर में जो वहाँ पर मस्करीन हाई बेसिन बना था वहाँ पर चीजें और ईजी हो जाती है। मतलब ओवरऑल यही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हैं, और वो मॉइस्चर पिक करते हुए जब अपनी इंडिया की तरफ साउथ वेस्ट मानसून बन के आता है तो वो बढ़िया से बारिश करता है। ओके, अब हम बात करते हैं सोमाली जेट करंट का। देखो सोमाली जेट करंट बहुत ही सिंपल सा है, जैसे अभी तक हम लोग परमानेंट जेट स्ट्रीम वगैरह पढ़ रहे थे, तो ऐसे ही टेम्पररी जेट स्ट्रीम में 2 होंगी, एक तो सोमाली जेट स्ट्रीम और एक ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो जैसे ही मानसून का स्टार्टिंग होता है ना तो सोमाली जेट भी अचानक से डेवलप हो जाता है। आप यहाँ पर देखो अच्छे तरीके से देखा गया है कि जो भी अपना ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट वगैरह या फिर सोमाली जेट करंट है वो इसी डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट करता है इस टाइम पीरियड में। तो यूजुअली ये स्ट्रेंथन करता है हमारे साउथ वेस्ट मानसून को। इंपॉर्टेंट यहाँ का ये है कि देखो जब भी ये जेट बनता है तो 9 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास आप देखोगे कि ये जोन ऑफ कोस्टल अपवेलिंग के साथ मिलता है। मतलब क्या है कि इसका फायदा यहाँ पर भी होता है कि जिस हिसाब से स्ट्रॉन्ग विंड किधर जाती है, टुवर्ड्स द ईस्ट जा रही है, तो ये काफी ठंडा रहता है, एक्सट्रीमली कोल्ड डिप्थ वाटर नीचे की तरफ से ऊपर आता है, और जो ऊपर का गर्म वाला पानी था वो अपने मानसून के वजह से या फिर अपने साउथ वेस्ट मानसून की वजह से इंडिया की साइड चला जाता है। तो इसीलिए आप देखोगे कि ये इसका पेक्यूलियर फीचर है सोमाली करंट का कि ये समर मानसून के साथ साथ ना तुरंत ही अपना डायरेक्शन चेंज करता है। तो विंटर सिचुएशन में हमें इसका जस्ट ऑपोजिट देखने को मिलता है, लेकिन जब भी गर्मी आती है ना, जैसे ही ये अपना मानसून पीरियड आता है तो ये भी अपने आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बेंड कर देता है। तो इसकी वजह से सोमाली जेट का भी अपना यूज हो जाता है। फिर देखो एक कॉन्सेप्ट आता है इंडियन ओशन डाइपोल। इसको कैसे समझोगे, इंडियन ओशन डाइपोल, डाइपोल का क्या मतलब है कि 2 पोल होंगे एटलीस्ट, ठीक है, मतलब 2 ऐसे रीजन होगा जिसको हम लोग पोल बोल रहे हैं। तो इंडियन ओशन में देखो 2 चीजें बनती हैं, आपको मैं फिगर में दिखाता हूँ, आप यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर या फिर एक और मैप देखता हूँ मैं, एक और है, हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। क्या होता है इंडियन ओशन डाइपोल में हमने देखा कि यहाँ पर तो हमारा कौन सा प्रेशर सिस्टम बन रहा है, मस्करीन हाई प्रेशर सिस्टम बन रहा है। हमारा तिब्बत पर ऑलरेडी लो प्रेशर सिस्टम है ही है। अगर ऐसा हो जाए कि हमारा इंडोनेशिया रीजन या फिर जो हमारा ईस्टर्न इंडियन ओशन है वहाँ पर एक लो प्रेशर कंडीशन डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो 2 पोल क्रिएट हो रहे हैं ना,
दो पोल क्रिएट हुए कि नहीं, एक लो प्रेशर का पोल और एक हाई प्रेशर का पोल। अब इससे भी यही होगा कि यहाँ से भी विंड सिस्टम ऊपर उठेंगी, इधर जाएंगी और यहाँ पर भी सबस्टेंड होगी, जब नीचे की तरफ गिरेंगी तो ये वापस से हमारे साउथ वेस्ट मानसून को स्ट्रेंथन करेगा। तो ये जो दो पोल्स बन जाते हैं ना, इसी पोल को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, डाइपोल मोमेंट, या फिर इंडियन ओशन के अंदर जो ये डाइपोल बन रहे हैं ये इंडियन ओशन का डाइपोल है। ठीक है, अब देखो वापस से हम अपने आ जाते हैं ये। तो इंडियन ओशन डाइपोल का यही मतलब है कि नॉर्मली जो हमारा सी सरफेस टेंपरेचर एनोमली, बेसिकली इंडियन ओशन डाइपोल का मतलब होता है सी सरफेस टेंपरेचर एनोमली। सी सरफेस के टेंपरेचर में अचानक से चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो क्या होता है कि जो हमारा इक्वेटर रीजन में है वो अचानक से गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि इंडियन ओशन डाइपोल की वजह से क्या होता है, सी टेंपरेचर में गर्माहट देखने को मिलता है, टेंपरेचर डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं यूजुअली। तो जो हमारा वेस्टर्न पोल है, मतलब कि जो हमारा इंडियन ओशन मतलब जो मैस्करीन हाई वाला पोजीशन है अरेबियन सी में, वो और जो एक ईस्टर्न पोल है मतलब इंडोनेशिया वाला, उन दोनों में टेंपरेचर डिफरेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो इंडियन ओशन डाइपोल है वो इक्वेटोरियल रीजन में डेवलप होता है अप्रैल से मई के बीच में, मतलब फ्रॉम अप्रैल टू मई, और सबसे ज्यादा अक्टूबर वगैरह में सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अब यहाँ पर देखो होता यूं है कि सारा गर्म पानी इधर रीजन में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, इस वाले रीजन में जैसे इकट्ठा होगा तो आप खुद ही सोचो कि यहाँ से इवापोरेशन वगैरह काफी तेजी से बढ़ जाएगा। जब भी यहाँ पर इवापोरेशन थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो इसकी वजह से ये सिस्टम वापस से इधर शिफ्ट करने की बात करेगा। तो इंडियन ओशन डाइपोल का यही मतलब है, डाइपोल एक तो टेंपरेचर से मतलब करता है और एक जो लो प्रेशर हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप करता है उससे होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव आईओडी और नेगेटिव आईओडी दो चीजें होती हैं। जब भी पॉजिटिव आईओडी होगा तो इसका मतलब ये है कि अरेबियन सी जो है वो वार्मर है और ईस्टर्न इंडियन ओशन जो है इंडोनेशिया वाला ये ठंडा है और सूखा हुआ है। उल्टा इसके कि जब नेगेटिव डाइपोल ईयर आता है तो रिवर्स हैपन, मतलब कि इंडोनेशिया जो है वो थोड़ा गर्म पोजीशन बना देता है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल है वो हमारे इंडियन मानसून के लिए जल्दी अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा सा गर्म देता है और इसकी वजह से इवापोरेशन वगैरह थोड़ा अच्छा हो जाता है यहाँ पर। तो इवापोरेशन थोड़ा भी अच्छा होगा ना, यहाँ पर बादल वगैरह फॉर्म होते हैं और ये ड्रैग होते हुए चले जाते हैं। ये ड्रैग होते हुए या तो नीचे के डायरेक्शन में सबस्टेंड होकर वापस इधर साउथ वेस्ट में चले जाएंगे, ठीक है, या फिर यही साथ ही साथ ये अपने विंड इवापोरेट होने के साथ साथ इस विंड सिस्टम के साथ साथ ये भी इधर ट्रैवल कर जाते हैं। तो इसकी वजह से भी ये सिस्टम हमारे यहाँ थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होता है। इसके बाद एनजो की बात आती है। तो जैसे एनजो हमने पढ़ा था ना, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, तो सदर्न ऑसिलेशन एल नीनो का जैसा था उसी तरीके से इंडियन ओशन डाइपोल के ऊपर वाला जो हमने लो प्रेशर हाई प्रेशर वाला भी देखा ना कि एक सिस्टम डेवलप हो जाता है, यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ पर लो प्रेशर, यहाँ पर हाई प्रेशर वाला करके। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो एक वहाँ पर अच्छा हम लोग वॉकर सेल पढ़ा करते थे, आपको याद होगा तो उसी वॉकर सेल जैसा यहाँ पर भी एक ऑसिलेशन बनता है जिसको हम लोग नाम देते हैं इक्वेटोरियल इंडियन ओशन ऑसिलेशन। वही इंडियन ओशन ऑसिलेशन जो कि मैं आपको दिखा रहा था। तो पॉजिटिव फेज में होता यूं है कि इनहैंस्ड क्लाउड फॉर्मेशन, रेनफॉल, ये सब कहाँ हो रहा है, वेस्टर्न पार्ट में होता है। और जब भी वेस्टर्न पार्ट में होता है तो इसकी वजह से अफ्रीकन कोस्ट के पास चीजें काफी, मतलब इक्वेटोरियल ओशन में ये सारी चीजें जो है बारिश वगैरह काफी होती है ना इन सब चीजों से, तो ये भी हमारे मानसून को थोड़ा सा स्ट्रेंथन कर देता है। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि हाउ जेट स्ट्रीम अफेक्ट मानसून इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो यहाँ पर देखो अब सभी पॉइंट्स को हमने अब इकट्ठा कर लिया है। इकट्ठा करते हुए अगर हम बात करें तो समर में जैसे समर आता है, इंक्रीजिंग हीट में तिब्बत प्लेटू थोड़ा हीट होता है और 25 मई से 10 जून के बीच में पीक समर मंथ होते हैं, जहाँ पर हमारा जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का सदर्न ब्रांच था वो नॉर्थ साइड चला जाता है और इसकी वजह से तिब्बत प्लेटू पे लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है। इसकी वजह से काफी हीट डेवलप होती है। साथ ही साथ यहाँ पर हमको ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है और ये जून से लेकर अक्टूबर तक चलता है, जिसकी वजह से बारिश का सिचुएशन यहाँ पर ही रहता है। इसके अलावा जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का साउथ नॉर्थवर्ड मूवमेंट रहा है और साथ ही साथ आईटीसी जेट मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है वो भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ था, नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हुआ था तिब्बतन प्लेटू की साइड पे, तो उससे भी जो कन्वर्जेंस जोन मिलता है वहां पर बारिश कराता है। फिर इसके बाद देखो कभी कभी क्या होता है कि ईस्टर्ली जेट जो है वो ऊपर के तो ट्रोपोस्फियर में एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बना देता है, लेकिन नीचे के साइड में साइक्लोनिक कंडीशन रहते हैं जिसकी वजह से बारिश वगैरह काफी तेजी से हो पाती है। अब लो प्रेशर जहां पर भी बनेगा वहां पर इंटेंस हीटिंग रहा होगा, तिब्बत प्लेटू की बात हो रही है और ये साउथ वेस्ट मानसून के सडन ऑनसेट की स्टार्टिंग कर देता है। मानसून सेल जो है वो स्टार्ट होता है इंडियन ओशन से, मडागास्कर से स्टार्ट होगा और हमारे केरला वाले कोस्ट पर जाके मिलना स्टार्ट होता है। तो देखोगे आप यहाँ पर, अब देखो कि मानसून कैसे अब इंडिया में ट्रैवल करता है। ठीक है, यहाँ पर जो भी चीजें लिखी है वो हमने तो ऑलरेडी पढ़ ली कि कैसे ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, सोमाली जेट, करंट, ये सारी चीजें हेल्पफुल होती हैं। इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ, तो एक्स्ट्रा पॉइंट जरा हम इसको देखते हैं। यहाँ पर आप इस मैप की तरफ फिर से देखो जो कि अभी हम देख रहे थे। नॉर्मली सिचुएशन देखो क्या होता है कि एक तो एल नीनो ला नीना का कांसेप्ट आपको देखना पड़ेगा कि उसका इफेक्ट क्या होता है। तो हमने एक बार पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर से मैं आपको रिवाइज कर देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये चीज। हमने देखा था कि नॉर्मल सिचुएशन में पानी जो है इक्वेटर रीजन की अगर हम बात करें तो इक्वेटर रीजन कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक, ऐसा कुछ। तो हमारा जो यहाँ वाला रीजन है और यहाँ वाला, हम देखते थे कि ट्रेड विंड के चलते सारा का सारा पानी जो है कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, गर्म वाला यहाँ पर, जहाँ पर भी गर्म इकट्ठा होगा तो वो बनाएगा लो प्रेशर और जहाँ पर भी ये बनेगा तो ये क्या बनाएगा, हाई प्रेशर, ठंडा पानी आ जाएगा। यहाँ पर अपवेलिंग होगी तो पेरू करंट पर फिशिंग वगैरह काफी बढ़िया स्ट्रक्चर। और वॉकर सेल हमने देखा था, लो प्रेशर सिस्टम से अपलिफ्टमेंट होगा, यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन होगा, बारिश होगी खूब तेजी से और ये वापस से साइकिल कंप्लीट करके यहाँ पर नीचे सबस्टेंड होगा। तो ये जो साइकिल बना था इसको हम लोगों ने बात किया था वॉकर सेल का। अब सोचो अगर इधर लो प्रेशर सिस्टम है और यहाँ पर मस्करीन हाई के बीच में हाई प्रेशर सिस्टम है तो एक साइकिल इधर भी तो बनेगा, ठीक, ये प्रेशर ऊपर जाकर इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, यहाँ पर भी सबटेंड करेगा, यहाँ पर हाई प्रेशर है ऑलरेडी, ये हमारे इंडियन मानसून पे बढ़िया काम करेगा। मतलब नॉर्मल कंडीशन हो और नॉर्मल कंडीशन का जो एकदम इंटेंस कंडीशन होता है ला नीना, जहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम काफी हद तक बढ़ जाता है, यहाँ पर और ज्यादा बारिश होने लगती है और जितना ज्यादा इंटेंस लो प्रेशर बनेगा उतना ही ज्यादा हवाएं यहाँ पर सबटेंड होगी, नीचे की तरफ बढ़ेंगी, यहाँ पर तो बाढ़ वगैरह आई रहा है, साथ ही साथ इंडिया में भी बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिलता है। तो मतलब ला नीना का कंडीशन हमारे मानसून को सपोर्ट करता है। एल नीनो कंडीशन जस्ट उल्टा क्या, यहाँ पर हमारा बन जाता है हाई प्रेशर सिस्टम, यहाँ पर बन जाता है हमारा लो प्रेशर, गर्मी जो है वो इधर साइड में शिफ्ट जाता है, तो बादल वगैरह यहाँ बनने लगते हैं, बारिश यहाँ होती है और ये जो वॉकर सेल बनता है उसका डायरेक्शन दो तीन पार्ट में टूट के भी बनता है, लेकिन ओवरऑल जो बनता है वो रिवर्स हो जाता है। अब हाई प्रेशर सिस्टम यहाँ पर भी है, हाई प्रेशर सिस्टम यहाँ पर भी है, तो जो यहाँ से इसको सपोर्ट मिल रहा था पहले टाइम पर वो नहीं मिलता है। जब भैया नहीं मिलेगा तो हमारा इंडियन मानसून जो है वो वीक रहेगा उस टाइम पर, ठीक है। तो एक इनडायरेक्ट इफेक्ट है एल नीनो का हमारे इंडियन मानसून पर। जब भी एल नीनो सीजन आएगा तो उस टाइम पर हमारा मानसून अच्छा नहीं रहेगा। ओके, ये एक प्रोबेबिलिटी है, इसका अपोजिट भी बहुत बार देखा गया है हालांकि कि एल नीनो के रहते हुए भी मानसून काफी स्ट्रेंथ में आया हुआ है, तो उस केस में दूसरी चीजें बढ़ जाती होंगी, तिब्बत का जो है वो ज्यादा इंटेंस लो प्रेशर क्रिएट हो जाता होगा, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता होगा, तो ये सारे फैक्टर्स हैं। फिर उसके बाद देखो क्या होता है कि इंडिया में आखिरकार कैसे चीजें आगे की तरफ ट्रैवल करती हैं, तो इसको जरा हम समझते हैं। यही इस वाले में आप नहीं समझते हैं, इस वाले में इसको जरा मैं इरेज कर दूं। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि इंडियन मानसून जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तो आखिरकार होता कैसे। देखो जब भी साउथ वेस्ट मानसून आएगा हमारा, ठीक है, सबसे पहले तो हमें पता है कि यहाँ पर हमारे कौन से हैं, वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट कॉन्टिन्यूअस रेंज है, इसीलिए जो भी बारिश है वो इसके इधर साइड में खूब सारा हो जाता है, खूब सारा बारिश करेगा इधर।
थोड़े बहुत जो बारिश बचते हैं वो अरावली रेंज के पैरेलल, क्योंकि अरावली रेंज ने इस विंड सिस्टम को रोका नहीं, ये काठियावाड़ में थोड़ी बहुत बारिश करेंगे और इसके बाद ये अंदर तरफ घुस जाते हैं, यहाँ पर पंजाब रीजन में, हरियाणा रीजन में और इधर थोड़े से दिल्ली में बारिश करा देते हैं। ठीक है, ये इधर, और हम लोग देखते हैं कि इधर अपना अरावली रेंज था, इधर सतपुरा रेंज था, तो जहां जहां पर थोड़े थोड़े गैप मिलते जाते हैं ये वाली हवाएं अंदर घुस के बारिश करा देती हैं। यहाँ पर भी हमने देखा था कि यहाँ पर थाल घाट था, यहाँ पर भोर घाट था, यहाँ पर शिंकोटा पास है, ठीक, पलक्कड़ वाला। फिर दूसरा अनामुलाई या फिर जो भी इसके पैरेलल में, मतलब अगर साउथ वेस्ट मानसून ऐसे आ रहा है, इसके पैरेलल में कोई माउंटेन होता है तो इसको ले लेगा, लेकिन इसके परपेंडिकुलर कोई माउंटेन आ गया तो इसको रोक लेगा, यही बारिश करा देगा। तो एक तो ये रीजन, ये हमारा है बे ऑफ, सॉरी ये है हमारा ये अरबियन ओशन वाला, ठीक है। दूसरा जो है हमारा इंडियन ओशन का, सॉरी बे ऑफ बंगाल का रीजन है। तो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन में क्या कहता है, ये वाला सिस्टम इधर से घूम के जाएगा, इधर से घूम के जाता है, तो यहाँ पर हमने इधर साइड में कौन सा चीज पढ़ा था, ये हमारा है ईस्टर्न, मतलब इधर वेस्टर्न घाट था, इधर हमारा ईस्टर्न घाट है, लेकिन ईस्टर्न घाट हमने पढ़ा था कंटिन्यूअस रेंज नहीं है, बहुत ही टूटा रेंज है, तो यहाँ पर इसलिए खूब झमाझम बारिश होती है इस रीजन में, अंदर अंदर से चला जाता है। सबसे ज्यादा बारिश होती है भैया हमारे ईस्टर्न पोर्शन पर। यहाँ पर देखो हमारे पूर्वांचल थे, पूर्वांचल और यहाँ पर ये मिकिर रेंज और ये सब जो रेंज थी ना, मिकिर हमने माउंटेन पढ़ा था ना, मिकिर बराइल रेंज पढ़ा था, ये सब देते हैं यहाँ पर फनलिंग इफेक्ट। फनलिंग इफेक्ट का क्या मतलब होता है, मतलब प्रेशराइज कर देंगे, बहुत तेजी से अंदर जाएगा, तुरंत ओरोग्राफिक होगा और तुरंत के तुरंत बहुत सारा रेन होगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो मौसिन राम जगह चेरापूंजी में, मेघालय के अंदर में खूब सारा बारिश होता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होता है। उसके बाद ये वाले सारे अंदर भी घुसेंगे और अंदर घुसते घुसते इधर उधर बारिश करेंगे और बहुत ज्यादा अंदर चलेगा अगर, तो जो मॉइस्चर कंटेंट था वो तो सब बारिश करते हुए ही जा रहे थे, तो बहुत अंदर जाने पर मॉइस्चर बहुत ज्यादा बचता नहीं है इनके पास, इसलिए इधर इधर साइड में पहुंचते पहुंचते तो बारिश बचता ही नहीं है, ये सब हमारा डिजर्ट एरिया बन जाता है, इसीलिए कभी बारिश नहीं होती है। ठीक, तो देखो ये सारा एक सीक्वेंस है कैसे हमारे यहाँ पर बारिश होती है। अगर हम इसको एक फोटो में देखना चाहेंगे अगर, तो हम इसको देखो इस तरीके से देख सकते हैं ऐसा। तो देखो सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, ये मेघालय वाले रीजन में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में, और सबसे ज्यादा बारिश होती है जब ये वाला मानसून हमारे वेस्टर्न घाट से टकराता है, तो इधर साइड में खूब बारिश होती है। अब देखो जो मैं बता रहा था कि यहाँ पर ये वाला रीजन अंदर अंदर घुस जाएगा पूरा, खूब बारिश कराएगा इधर उधर जाके पूरा। ये देखो अरावली रेंज के पैरेलल में, इसलिए यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बारिश हो ही जाती है। लेकिन देखो सबसे कम बारिश कहाँ हो रही है, यहाँ पर। क्यों यहाँ बारिश नहीं हो रही है, इसलिए बारिश नहीं हो रही क्योंकि हमारा वेस्टर्न घाट जो है ना, उसने इसको रोक दिया। इसके लीवार्ड साइड में, मतलब कर्नाटका वाले कुछ पोजीशन पर या फिर महाराष्ट्र के कुछ जगहों पर बारिश होती ही नहीं, बहुत कम बारिश होती है, 0 से 20 डिग्री सेल्सियस में। तो इसलिए महाराष्ट्र का जो इधर सूखा पड़ जाता है, फार्मर सुसाइड करते हैं, उन सबके पीछे देखो यही सब रीजन है। ठीक है, मराठवाड़ा रीजन जो है वो उसकी बात कर रहा था मैं, तो वहां से बारिश नहीं मिलती है। दूसरी बात ये कि एक रिट्रीटिंग मानसून का कॉन्सेप्ट हमने देखा था, जब हमारे तिब्बत प्लेटू पर हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप होगा और जो हमारा मस्करीन हाई था अपनी हाई प्रेशर सिस्टम को वीक करके लो प्रेशर सिस्टम जैसा कुछ डेवलप होने लगता है, तो विंड सिस्टम नीचे की तरफ ट्रैवल करता है और नीचे नीचे से जब आता है ना, ठंडी हवाओं को उधर से लेते हुए ठंड में बे ऑफ बंगाल से पानी उठाता है और फिर तमिलनाडु के, आंध्रा के इस सारे कोस्ट पे खूब सारी बारिश करता है। तो ये वाला जो रीजन है, इसीलिए यहाँ पर बारिश 100 से 200 सेंटीमीटर साल भर में देखने को मिल जाता है, वरना इधर भी बारिश थोड़ी कमी होती है अगर केवल और केवल हम साउथ वेस्ट मानसून की बात करते। तो इतनी बातें कर ली। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं यार, देखो प्रोजेक्ट क्या है मानसून में कि कैसे पता लगाया कि इंडियन मानसून कैसे बिहेव करता है। तो उसके लिए 1962 से 1965 तक में एक प्रोजेक्ट चला जिसका नाम था इंटरनेशनल इंडिया ओशन एक्सपेडिशन। इसके अंदर में ये चला कि भाई देखो कैसे ये हम लोग करते हैं, मतलब कैसे हमारा इंडियन मानसून सिस्टम चल रहा है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो जॉइंट एफर्ट किया गया, इसके अंदर बहुत सारे लोग मिले, जैसे कि इंटरनेशनल काउंसिल फॉर साइंटिफिक यूनियन, इसके अलावा स्कोर था साइंटिफिक कमिटी ऑन इंडियन रिसर्च, साथ साथ यूनेस्को और WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग मिलकर इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, इंटरनेशनल इंडिया ओशन एक्सपेडिशन। तो उन्होंने काफी ज्यादा बात की। उसके बाद इसमें आया, इसमें मतलब इंडो सोवियत मानसून एक्सपेरिमेंट, इंडो सोवियत मानसून एक्सपेरिमेंट, तो इसमें है। तो इंडिया और उस टाइम पर जो नॉन डिसइंटीग्रेटेड यूएसएसआर था, फॉर्मर यूएसएसआर, वो, तो इन दोनों की बेसिस पर इन दोनों ने जॉइंट एफर्ट किए थे 73 से लेकर 77 तक में मॉनसून 77 प्रोजेक्ट के अंदर और इसमेक्स के अंदर। तो वहां पर इन्होंने भी कुछ बातें मतलब निकाली होंगी। फिर इसके बाद एक रिसर्च आता है मोनेक्स के नाम से, ये भी एक एक्सरसाइज था। तो यहाँ पर इसमें बेसिकली बहुत सारे जॉइंट पार्टीज मिलते थे, जैसे कि वर्ल्ड वेदर वॉच, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ही रहेगा। तो इन सबकी वजह से भी मॉनसून को अंडरस्टैंड करने में काफी मदद मिलती है। ठीक है, तो 1979 में ये हुआ, काफी डेटा वगैरह कलेक्ट किया गया इन सब चीजों से। तो ये कभी कभी पूछा था, मोनेक्स के क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है मैं आपको PDF बना के मैं सोच रहा हूँ कि आपको पोस्ट कर देता हूँ आंसर्स के साथ। आप जरूर से इसको अटेंड करना और देखना कि कितने आंसर्स आपको आते हैं। पिछले लास्ट लेक्चर्स के भी जो भी क्वेश्चन होंगे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनका एक PDF बना के आपको दे दूँ लास्ट ईयर क्वेश्चन के, ताकि आप उसको जरूर से सॉल्व करो। कहीं पर भी डाउट आता है तो डेफिनेटली आप डिस्कशन पेज पर मुझे तुरंत लिख के बताओ। अगर आज के लेक्चर देखो, आज के लेक्चर मुझे पता है कि डिफिकल्ट है, ठीक समझ में आता है, तो आप एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके आराम से चीजों को एक बार दो बार समझो। इंडियन मानसून बहुत ही कॉम्प्लेक्स है यार, आज तक वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को नहीं समझ में आया, तो आप लोग को और मुझे तो बहुत लेट समझ में आएगा। पता है आज के लेक्चर में कम से कम पिछले 5 से 6 घंटे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जा रही है, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो ही जा रहे हैं, जिसके बेसिस पर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। बहुत डिफिकल्ट टॉपिक, मुझे भी बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो बहुत ही मुश्किल से मैंने इतना सिंप्लीफाइड वर्जन निकाला है, इससे सिंप्लीफाइड बना के मैं अब इससे ज्यादा नहीं समझा पाऊंगा, या फिर अगर आप लोग एकदम ही बोलोगे तो मैं एक और कोशिश कर दूंगा। लेकिन आप लोग अपनी तरफ से जरूर से कोशिश करना कि ये आपको 2 बार देखने के बाद मुझे लगता है समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। लास्ट टॉपिक है आज का हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है ना वो ठंड के टाइम पर हमको देखने को मिलता है, ये भी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम से ही कनेक्टेड है। अच्छा, एक और फैक्टर हमारे पास रहता है। आपसे अगर कोई ऐसा पूछता है कि इंडियन मानसून को इन्फ्लुएंस करने के लिए कौन कौन सा फैक्टर है, तो आप ये बताओगे तिब्बत प्लेटू का, इसको हीट होना बहुत जरूरी है। हमारा सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का नॉर्थ साइड माइग्रेशन बहुत जरूरी है। यहाँ पर हाई प्रेशर सिस्टम बनना बहुत जरूरी है। इंडियन डाइपोल मूवमेंट के हिसाब से यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम बनना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ यहाँ पर लानीना या फिर नॉर्मल कंडीशन होना चाहिए, यहाँ पर भी कौन सा लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होना चाहिए। इसके अलावा आप और क्या बता सकते हो, सोमाली जेट करंट का बता सकते हो कि ये भी डेवलप होना चाहिए। उसके साथ साथ एक होता है ना सेकेंडरी इक्वेटोरियल ट्रफ। ये क्या होते हैं कि 2 लो प्रेशर सिस्टम होते हैं जो कि यहाँ डेवलप होते हैं। यूजुअली सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जैसे ही अपना नॉर्थ साइड माइग्रेट करता है तो पहला वाला जो इक्वेटोरियल ट्रफ है वो फटाफट से ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन जो ये दूसरा वाला है ना, ये कभी कभी नौटंकी दिखाता है कि हम जाएंगे नहीं जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे, तो ये कभी कभी फ्लक्चुएट करने लगता है। तो मैंने जैसा आपको शुरुआत में क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कभी 5 दिन बारिश हुई, फिर 5वें 6वें दिन के बाद 20 दिन बारिश नहीं हुई, तो क्यों? उसमें यही सेकंड इक्वेटोरियल ट्रफ जो है हमारा वो कभी कभी जाके इसके साथ मिलता है, लेकिन कभी कभी नहीं मिलने के साथ साथ ये नीचे भी चलाता है। तो जब भी नीचे आ जाएगा ना तो इस केस में बारिश फिर से बंद हो जाती है, क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम जो है वो अफेक्ट हो जाता है अपने यहाँ का। इंस्टेंट इफेक्ट देते हैं ये सभी इक्वेटोरियल ट्रफ वाले जो सिचुएशन है। तो ये भी एक
छोटा सा पॉइंट है जिसको आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसे ही 5-6 पॉइंट्स बना लेना जब भी क्वेश्चन आता है आपके पास, ठीक है। ओके, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात कर रहे थे हम। विंटर सीजन में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जैसा कि हमने पढ़ा था कि दो ब्रांचेस में बाइफरकेट हो जाता है। जो भी फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन है इसका हिमालय के साइड से और तिब्बत प्लेटो की साइड से, तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब एक्चुअल में होता यूं है कि रिज कंडीशन जो है जेट स्ट्रीम का एंटी साइक्लोनिक कंडीशन डेवलप करता है अपने नॉर्थ वेस्ट रीजन में। यूजुअली हर बार यही होगा, नॉर्थ वेस्ट रीजन में जो हमारा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, वेस्ट यूपी, ये वाले रीजन है, यहाँ पर हमेशा एंटी साइक्लोनिक कंडीशन वहाँ पर डेवलप होता है। बारिश वारिश नहीं होती है, काम सिचुएशन रहता है हमेशा। लेकिन ये तब होता है जब मेडिटेरेनियन सी से ही ये ऐसा हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप करते हुए एक्सटेंड होते हुए यहाँ तक आ जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा मेडिटेरेनियन सी पर ही थोड़ा लोचा हो जाता है। इसमें होता यूं है कि इस टेंशन की वजह से यहाँ पर कुछ साइक्लोन्स जो होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं इन सब जगहों पर। और ऐसे साइक्लोनिक कंडीशन यहाँ पर ट्रैवल करते करते जब आते हैं तो यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम बना देते हैं कहीं कहीं। कभी कभी ऐसा होता है। ऐसा पूरे साल भर में, जैसे कि आप समझो कि अक्टूबर, नवंबर से लेके लगभग फेब तक में, जब ठंड का टाइम रहता है, मान लो नवंबर से फेब तक में से 5-6 बार होता है जब साइक्लोन इसमें ट्रैप हो जाता है और साइक्लोन सहित इधर आ जाता है। तो जब भी साइक्लोन सहित यहाँ आएगा ना, तो यहाँ पर भी साइक्लोनिक कंडीशन डेवलप होता है। साइक्लोनिक कंडीशन डेवलप होने से खूब बारिश होती है यहाँ पर, तुरंत सडन टेंपरेचर चेंज हो जाएगा। जैसे अभी हुआ है ना थोड़े दिन पहले ही, 10 दिन 12 दिन पहले ही बारिश हुई थी बहुत तेजी से। तो वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ये वाला रीजन था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आती है, हिमालय रीजन में स्नोफॉल्स वगैरह हो जाएंगे, पूरा यहाँ पर नदियां वगैरह जम जाएंगी, बर्फ जम जाएगा। तो ऐसा एकदम ड्रास्टिक कंडीशन चेंज कर देता है, मतलब ड्रास्टिक जो है वो सिस्टम्स को, मतलब जो भी वेदर कंडीशंस होती है उनको चेंज कर देता है। तो सब ट्रॉपिकल जेट जो है वो पीरियोडिक चेंजेस ऐसे ही लाते रहता है। तो सिंपल साइज में भी कुछ खास बहुत बताने का है नहीं। आप देखो जैसे मैंने बताया 4 से 6 साइक्लोन वेव्स आ ही जाते हैं। जब भी पकड़ के आएंगे तो अक्टूबर से अप्रैल तक में ये 4-6 बार ऐसी छोटी बारिश है या फिर कभी खतरनाक बारिश भी करा देते हैं, ठीक है। और ये जो साइक्लोनिक फ्रंटल साइक्लोन्स वगैरह जो भी बनते हैं ना, आप देखो केवल 2 किलोमीटर ऊंचाई के बनते हैं, मतलब बहुत कम रेंज में बनते हैं और तुरंत ही बारिश कराते हैं। इसलिए सडन टेंपरेचर चेंज होता है अपने लोअर एटमॉस्फेयर का। कौन-कौन से वेदर एसोसिएटेड होते हैं इनके साथ और इंपॉर्टेंस क्या है इसका मैं बताता हूँ। जैसे ही टेम्परेट स्टॉर्म्स मेडिटेरेनियन सी वाले अराइव होते हैं तो वो बेसिकली वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस में प्रेसिपिटेशन साथ में लेके आते हैं। मतलब कि तुरंत ही आप देखोगे टेंपरेचर डिक्रीज कर जाएगा, तुरंत के तुरंत वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के जाने के बाद क्लाइमेटिक कंडीशन क्लियर भी हो जाएगा। लेकिन हिमालय रीजन पे स्नोफॉल, प्लेन रीजन पे काफी ठंड, ये सारी चीजें ये क्रिएट करके जाते हैं। तो ये वेदर इनके साथ हमेशा लगा हुआ रहता है। इंपॉर्टेंस यही है कि जैसे विंटर सीजन में आप देखोगे कि आफ्टर वेदर कंडीशन विंटर सीजन में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद पटना तक में आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा कि छोटे छोटे जो रेनफॉल होते हैं ना, वो राबी क्रॉप्स, वहां पर स्टैंडिंग राबी क्रॉप्स होते हैं पटना रीजन में, इवन यूपी वाले रीजन में। तो आप देखोगे कि इन राबी क्रॉप्स को छोटी बारिश, बहुत ही हल्की बारिश बहुत ही बढ़िया असर करती है। बहुत ही कम बारिश चाहिए होता है और ये बारिश इनको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से मिल जाती है। तुरंत के तुरंत जो गेहूं है अपना और ये धान वगैरह होते हैं ना, इन सबका तुरंत के तुरंत खेती अचानक से बढ़ जाती है। बहुत ज्यादा बारिश हो गई तो ये खराब भी हो जाएंगे, बहुत ज्यादा बारिश की जरूरत नहीं है, छोटे से बारिश, लेकिन ये उससे काफी हद तक इंप्रूव कर लेते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर बस इतना ही था, थोड़ा सा लेंथी मुझे लगता है हो गया लेक्चर आज का भी। तो कोई बात नहीं, मानसून थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक भी था तो इसलिए